Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, true false नोट करें. चालू, सुशांत, सईद, अर्जुन, प्रभात, शिवा, जितना नजर आंसर यस वी मूव फॉरवर्ड. 2% लोग बोले नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एंड सिंपल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है गूगल फॉर्म से नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं जॉब अपलोड करता हूँ. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी. जीएसटी में आधी बातें हम ऑलरेडी कल खत्म कर चुके हैं. कल हमने जीएसटी के इकोनॉमिक एंगल, कास्केडिंग इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये सब समझा था. कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखे थे. अब आज मुद्दे बहुत थोड़े से ही है कि जीएसटी आने से यूनियन और स्टेट के कौन कौन से पुराने टैक्स कैंसिल हो गए, क्योंकि वो अभी भी पूछते रहते हैं उसके बारे में. और उसके बाद अलग अलग चीजों पे कितना जीएसटी लगता है, लास्टली कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जीएसटी के फायदे नुकसान. तो सिंपल टॉपिक कि जीएसटी आने से यूनियन के कौन से टैक्स चले गए और कौन से अभी भी कंटिन्यूड हैं, कौन से अभी भी चालू हैं. तो देवगन अगर बाहर से कोई फैंसी मोटरसाइकिल इंपोर्ट करे तो उस पे क्या लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी पे 500 जाके सेस सरचार्ज लगते हैं, जो कल रात के लेक्चर में देखा था. तो ये तो जीएसटी से रिप्लेस नहीं हुआ, ये तो अभी भी चालू है. यानी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, उस पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी, प्लस लगता है आईजीएसटी. और वो आईजीएसटी ऐसा कि उसमें सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी किसको जाएगा? जो स्टेट में कस्टमर बैठा है. ये एक बात हुई. दूसरा, जो चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे भी लगेगी कस्टम्स ड्यूटी और साथ ही साथ उस पे लगेगा जीएसटी. लेकिन कितना लगेगा? जीरो जीएसटी. और वो क्यों, कैसे लगेगा? ताकि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्यूमुलेट हो. और उससे बिजनेसमैन को क्या फायदा होता है, कल रात के लेक्चर में हमने देखा था. तो पहले वो अपने आगे आगे देखिए. तो अभी तो हमें याद ये रखना है कि हाँ भाई, कस्टम्स ड्यूटी तो चालू है, जीएसटी आने से वो रिप्लेस नहीं हुई है. अब ये जो कस्टम ड्यूटी है उसमें भी अलग अलग जाते हैं. स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो सब क्या है वो तीसरे पिलर में और आराम से समझेंगे. अभी एक लाइन में याद रखो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है और जीएसटी भी लगता है. दोनों चीज लगती है. जब जीएसटी नहीं था और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सेल किया जाता था, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक जमाने में सेल टैक्स था. सेल टैक्स खत्म हुआ, फिर वैल्यू एडेड टैक्स आया, तो वो सब टैक्स लगते थे. और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजा जाएगा, बेचा जाएगा, तो यूनियन गवर्नमेंट भी एक टैक्स मांगती थी, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. तो सेंट्रल सेल टैक्स वाज लिवाइड ऑन इंटरस्टेट कॉमर्स. अब असल में यूनियन इसको कलेक्ट तो करता था, लेकिन ये पैसा मान लो 2 रुपए टैक्स ले लिया सेंट्रल सेल्स टैक्स का, तो मिलता किसको था? वो सोर्स स्टेट, मतलब गुजरात में कार मैन्युफैक्चर होकर यूपी में सेल हुआ, तो गुजरात को वो सेंट्रल सेल्स टैक्स यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करके दे देती थी. अब जो जीएसटी आया है तो ये सेंट्रल सेल्स टैक्स तो चीज ही खत्म हो गई. तो अब तो ये सेंट्रल सेल टैक्स नाम की चीज है नहीं. अब क्या लगता है कि गुजरात में कार मैन्युफैक्चर हुआ, उत्तर प्रदेश में सेल हुआ, तो लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 28%. तो उसमें से 14 यूनियन रखेगा और 14 किसको जाएगा? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि कस्टमर वहां पर बैठा है. तो सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम की तो चीज अब है ही नहीं, वो तो डिलीट हो गई. इस कारण से मित्रों, जो जीएसटी का बाद 2017 में, उसके पुराने जमाने में जब ये सेंट्रल सेल टैक्स वाली चीज थी, उसके पीवाईक्यू हम सॉल्व नहीं करेंगे. अब जैसे अब 1995 का क्वेश्चन पेपर उठाओ तो उसमें कुछ पूछा होगा, वो हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये टैक्स खत्म हो गए, बहुत साल हो गए. तो विल नॉट वेस्ट टाइम.
सफिशिएंट टू नो कि खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। अब बात करते हैं दारू की। दारू दो जात के होते हैं, एक होता है अल्कोहल फॉर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, कि जैसे कफ सिरप, हैंड सैनिटाइजर, परफ्यूम वगैरह में होता है, तो इस पर तो जीएसटी लगता है। अब जैसे हैंड सैनिटाइजर विथ अल्कोहल, तो उसके अंदर 9%, यूनियन का 9%, स्टेट का तो 18% जीएसटी लगता है। दूसरा होता है पीने का दारू, तो पीने के दारू पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट की प्रोडक्शन हो रहा है तो बोल के एक्साइज ड्यूटी दो, सेल्स हो रहा है तो वैल्यू एडेड टैक्स दो, तो एक्साइज और वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसके ऊपर अबव एंड बियॉन्ड दिस, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दारू के ऊपर सेस भी मांग सकते हैं, सरचार्ज भी मांग सकते हैं। जैसे कोरोना में कोविड सरचार्ज मांगा, फिर कभी काउ सेस मांगा जाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पे सेस सरचार्ज सब मांग सकती है। आप समझो बात क्या चल रही। इंडस्ट्रियल अल्कोहल जैसे हैंड सैनिटाइजर, कफ सिरप, परफ्यूम में, तो उसपे तो यूनियन और स्टेट का जीएसटी लगता है, उसपे वैट एक्साइज नहीं लगता है, और इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और जो पीने का दारू है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो मैंने आपको बताया उस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट का वैट ऑन एक्साइज लगता है। और पीने के दारू को कौन रेगुलेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब ये तो चल रहा था, लेकिन फिर कोर्ट में केस गया। स्टेट्स का ये कहना है कि देखो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जैसे कफ सिरप है, तो कुछ लोग उसी को भी दारू की तरह मिसयूज कर रहे हैं, और उसी तरह जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है जिसमें मिथेनॉल होता है, तो उसी को देशी दारू में मिला के पिला दिया जाता है, जिसमें लोग मर भी जाते हैं। तो इस कारण से इंडस्ट्रियल अल्कोहल को स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया जाए कि हम भी इसको रेगुलेट कर सके और हम भी इस पे टैक्स ले सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबर है। तो अब से ये हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, हैंड सैनिटाइजर, कफ सिरप वगैरह के अंदर, उस पे जीएसटी तो लगेगा, प्लस स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा वैट और एक्साइज भी लगा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो यानी ये और तीसरे लेवल के मतलब या दो और टैक्स उस पे जोड़े, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी मान लो 3, 3, 6, 3, 9 जज की जो बेंच हो या कुछ तो लंबी चौड़ी बेंच थी, उसमें मेजोरिटी जजेस ने यही कहा कि हाँ, ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इस पे भी स्टेट को पावर दिया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको भी पीने में मिसयूज किया जा रहा है, सो स्टेट्स आर जस्टिफाइड इन टैक्सिंग या रेगुलेटिंग इट। एक जो थे उनका मत था नहीं, ऐसा है और टैक्स मत डालो भाई, इंडस्ट्रियल अल्कोहल जीएसटी चलता है बराबर है, अभी और आप एक लेयर में एक्साइज वैट चढ़ाओगे, स्टेट और टैक्स मांगेगा, तो अल्टीमेटली तो कस्टमर पे ही बोझ बढ़ना है। और संविधान में ऐसा लिखा नहीं, संविधान में ऐसा लिखा है पीने का स्टेट करे और बाकी का जो अल्कोहल है वो यूनियन रेगुलेट करे। और वैसे भी ये जो कफ सिरप और बाकी चीज़ों के अंदर अल्कोहल यूज़ होता है, ये तो नेशनली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। तो इसका एक सेंट्रल रेगुलेशन हो, सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम हो जीएसटी जैसा, दैट इज़ मोर एडवाइजेबल। लेकिन वो जज माइनॉरिटी में थे, मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि नहीं स्टेट को टैक्स लेने दो, तो ये नया जजमेंट आया है। टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे विमल गुटखा, तो इस पे देखिए जीएसटी के जो अलग-अलग स्लैब्स हैं लाइक 12%, 18%, तो मैक्सिमम जो लगता है 28% वो लगता है। तो उसमें भी आधा यूनियन का आधा स्टेट का है। प्लस यूनियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सेस लगाती है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जिससे स्टेट का लॉस जो हो रहा है उसकी भरपाई होती है। वो कैसे, वो हम आगे ब्रेक के बाद देखेंगे। तीसरा, यूनियन गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के लिए नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी यानी एनसीसीडी भी लगाती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में पैसा जाएगा। तो तंबाकू पे 3 जात के टैक्स चढ़ते हैं या 2 टैक्स चढ़ते हैं, 1 सेस चढ़ता है जो आपको बोलना है। और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जीएसटी के अलावा और भी टैक्स इसमें लगाए जा सकते हैं। यूनियन कैन आस्क टैक्सेस इन एडिशन टू जीएसटी ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स। हाइड्रोकार्बन का हिसाब मैंने आपको कल बता दिया था। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 चीज ऐसी है, इस पर यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है। फिर भविष्य में जीएसटी काउंसिल बोलेगी उस दिन से जीएसटी लगेगा और ये यूनियन का एक्साइज और स्टेट का वैट खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो चालू है। तो कुल मिलाकर जीएसटी आने से कौन से टैक्स खत्म हो गए और कौन से अभी भी चालू है? तो रेड कलर वाले वो अभी भी चालू है, दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी।
फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्सेस, तो समझो जीएसटी है तो क्या आपको इनकम टैक्स नहीं भरना है? नहीं भाई, इनकम टैक्स तो फिर भी भरना है। देवघर ने बाइक इंपोर्ट किया, उसपे इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो भी भरनी पड़ेगी। उसपे पेट्रोल भरेगा तो उसपे भी एक्साइज भरना पड़ेगा, तो वो भी चालू है। टोबैको का केस थोड़ा स्पेशल है, मैंने आपको बताया कि जीएसटी भी लगेगा और भी दूसरे टैक्स लगेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह। देवगन को दारू भी पसंद है, तो लीकर के अलग टैक्स चालू है, स्टेट का एक्साइज और वैट, तो वो अलग चालू है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो फिर जीएसटी आने से खत्म क्या हो गया? व्हाट इज रिप्लेस या एबॉलिश या सबस्यूम्ड इन जीएसटी? तो एक तो जो परफ्यूम, हैंड सैनिटाइजर वगैरह में जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल यूज होता था, उस पे पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो खत्म हो गई। हालांकि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये वापस आ भी सकता है, इट इज पॉसिबल ऑल्सो। तो मतलब ये स्टार वाली चीज है, आप समझो इसी स्टेट सर्विस वाले ने पहले से अपना एमसीक्यू बना के रखा है, और ये जजमेंट तो अभी आया कुछ हफ्ते महीनों पहले। तो पुराने स्टाइल में भी पूछे था आपने एमसीक्यू में क्या ऑप्शन है, उस हिसाब से ठीक करना है। सेंट्रल सेल्स टैक्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा था, उस पर यूनियन टैक्स मांगता था, तो वो भी बंद हो गया। कोचिंग वाले जो सर्विसेज देते थे पहले, उस पर सर्विस टैक्स लगता था, वो बंद हो गया, उसकी जगह क्या है? जीएसटी है। फिर ये जितना बिस्किट मोबाइल सब बनता था, उस पे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो बंद हो गया, उसकी जगह क्या है? जीएसटी। तो दिस इज द सिचुएशन एट प्रेजेंट, आई गिव यू 40 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारिए। हालांकि एक्साइज ऑन अल्कोहल वो वाला डबल स्टार मुद्दा है, कैवियर से उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। 40 सेकंड। ये सब याद रखना है, कुछ तो ऐसे एग्जाम्स हैं स्टेट सर्विस और बाकी की बार बार पूछते हैं पुरानी चीजें, लेकिन पूछते रहते हैं। हैंड आउट में भी दिया है, तो आप देखिए, ये प्रश्न आप आराम से पढ़ो कि इनमें से कौन सा टैक्स जीएसटी आने के बाद भी चालू है? कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मैं इसकी वोटिंग नहीं कर रहा क्योंकि ये डिबेटेबल है। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल एंड पेट्रोल। तो ये पांच पे तो मैंने आपको बताया जीएसटी नहीं लगता है, इसकी जगह क्या लगता है? एक्साइज एंड वैट। यूनियन का एक्साइज, स्टेट का वैट। लेकिन और भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे कैरोसिन, नेफ्था, एलपीजी, उस पे तो जीएसटी लगता है। यानी पेट्रोलियम भी सब सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ये है या वो है, ऐसा हम बोल नहीं सकते, ये तो डिपेंड करता है कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं। तो क्या जीएसटी आने से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया? नहीं, वो चालू है। जीएसटी आने से जो कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, क्या वो खत्म हो गया? तो कस्टम्स ड्यूटी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, वो खत्म नहीं हुई, वो तो चालू है। क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई? जब ये मोबाइल बिस्किट सब पे लगती थी, वो खत्म हो गई। लेकिन पेट्रोल डीजल आदि जो पांच प्रोडक्ट है, उस पे अभी भी चालू है। सर्विस टैक्स जो कोचिंग वगैरह पे लगता था, मोबाइल टेलीकॉम पे लगता था, हाँ वो खत्म हो गया। ये सब्सिट्यूट, उसकी जगह क्या लगता है? अब जीएसटी। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये भी कैसी बात है कि देखो पेट्रोल डीजल वाले पे तो एक्साइज चालू है, एलपीजी केरोसिन वाले में खत्म हो गया, उसकी जगह क्या लगता है? जीएसटी। मतलब वेन्यू से सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, तो उसमें समझो एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रीट कर रहे हो। अब इनका प्रश्न क्या था? अच्छा, कि इनमें से कौन सा सब्स्यूम नहीं हुआ, मतलब कौन सा अभी भी चालू है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो कस्टम ड्यूटी अभी भी चालू है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करो तो अभी चालू है। सर्विस टैक्स चलो बंद हो गया, मतलब इट इज सब्स्यूम्ड। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अब उसमें दो बातें कि आप वो पांच की बात कर रहे हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह की बात कर रहे हो। तो मतलब मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल। खैर, तो ऑफिशियल आंसर की इनकी क्या कहती है? इनकी ऑफिशियल आंसर की ये सीडीएस 2 2023 में पूछा, तो उनका आंसर है डी। मतलब
कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, तो टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेकिन उन्हें ज्यादा क्लैरिटी से बोलना चाहिए था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो 3 है एलपीजी नेफ्था वगैरह उसमें तो केरोसिन उस पे तो लगता है जीएसटी। और इसका जवाब कस्टम ड्यूटी भी हो सकता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी चालू है अभी, वो तो सबस्यूम नहीं हुआ है। तो असल में इन्होंने ये क्वेश्चन कैंसिल कर देना चाहिए था या बेहतर तरीके से बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कैंसिल नहीं किया। उसका कारण क्या हो सकता है? लोगों ने कंप्लेन नहीं किया होगा, या कंप्लेन किया होगा लेकिन इन्होंने यूपीएससी ने गलती नहीं मानी होगी। कुछ बार वो गलती मान लेते हैं। जैसे ये सीडीएस 2023 में एक प्रश्न ऐसा आया था सॉलिसिटर जनरल के बारे में, वो पढ़ नहीं रहा, स्लाइड 34 है, उसमें डबल डोर की था उनका प्रश्न, तो ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, और वो उन्होंने खुद भी माना कि 2 जवाब पॉसिबल है। तो भाई ढंग से बनाया करो, एटलीस्ट हम यूपीएससी भी एक्सपेक्ट किया आप ठीक से बना दो यार। टैक्सेस का कलेक्शन, सबसे ज्यादा कमाई सरकार को कहां से होगी 2025 के बजट में? मतलब ये तो अनुमान है कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक कौन से टैक्स में सबसे ज्यादा आमदनी होगी? तो इनकम टैक्स में से। दूसरे नंबर पे जीएसटी में से। तीसरे नंबर पर कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स पे। चौथे नंबर पर पेट्रोल डीजल पे लगने वाले एक्साइज ड्यूटी पे। और पांचवें नंबर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले कस्टम्स ड्यूटी पे। इसमें रेड कलर में मैंने जो ऐसे हाईलाइट किया है वो सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम। बाकी सब है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये याद रखना है। आईएएस की एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत घिसा पीटा जनरल नॉलेज है कि उनको पता है कि आप रट के जाओगे, कोचिंग वाले आपको रटवा के भेजेंगे। पर आईएएस के अलावा वाली जो परीक्षा है, सीएपीएफ, सीडीएस, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विसेज, बार बार पूछते हैं। यू हैव टू रिमेंबर सीक्वेंस क्या है? नंबर 1 मैक्सिमम कमाई इतना 14 लाख करोड़ इनकम टैक्स से, 11 लाख करोड़ जीएसटी से, 10 लाख करोड़ कॉर्पोरेशन टैक्स से, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम्स। आपके तुमने 5 बताया, चलो बराबर है, पर अभी 2-3 दिन पहले तुम और भी टैक्स बढ़ा रहे थे, कैपिटल गेन्स टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कुछ गूगल टैक्स था, ये फलाना ढिमका, वो सब किधर गए? देखिए इनका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, वार्षिक हिसाब किताब, जो पार्लियामेंट में रखा जाता है, उनमें ये सारे टैक्स का वो खुल के नहीं बताते। जो 5 ही मेजर टैक्स है उनकी बात होती है, बाकी सब अदर टैक्स इसमें लिख देते हैं। तो वो क्या है, कैसे हम आरटीआई फाइल करके जवाब ढूँढने जाएँगे? नहीं। क्योंकि समझो जिसको पेपर भी सेट करना है, वो प्रोफेसर भी इतनी मजूरी नहीं करेगा कि मैं इसका डेटा ढूँढ के लाऊँ, जो मिलता ही नहीं है। तो जो सीधा दिखता है ये 4-5 का ही पूछेगा, तो उतना ही याद याद रखना है। व्हाई शुड वी स्क्रैच द वॉल? दीवार कुरेद के चूना कौन निकालता है? जिसको तंबाकू में मिला के खाना है। वी आर नॉट टोबैको एडिक्ट्स, वी आर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, तो स्मार्ट बनो। आगे बढ़ते हैं। तो यूनियन के कौन से टैक्स चले गए हमने देखा। हालाँकि उसमें भी डिबेटेबल सवाल आते हैं, तो भगवान मालिक है। मैं आशा रखूँ कि ऐसा डिबेटेबल सवाल ना पूछे वो। अब दूसरा प्रश्न सिमिलर कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स चले गए। तो सबसे पहले देखिए जीएसटी आया तो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, जो किसानों पे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड रेवेन्यू, या जो वकील हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सब पे प्रोफेशनल टैक्स, ये सब तो जारी है, वो सब डायरेक्ट टैक्स है, तो बंद नहीं हुए, चालू है। उसी तरह 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट के पेट्रोल डीजल वगैरह पे वैल्यू एडेड टैक्स भी चालू है, जीएसटी आने से बंद नहीं हुआ। पीने वाले को दारू पीना है तो उसपे स्टेट का एक्साइज और वैट भी चालू है, जीएसटी आने से खत्म नहीं हुआ। कल हमने देखा था बिजली पर स्टेट गवर्नमेंट माफ की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो भी खत्म नहीं हुई, वो भी चालू है। तो ये ऐसे टैक्स है कि दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, दे आर नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। उसी तरह जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है, करेक्ट। एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट एक और टैक्स मांगती है, रोड टैक्स, वो भी चालू है। तो दीज आर सम ऑफ द टैक्स स्टिल कंटिन्यू डिस्पाइट द जीएसटी रिजीम। तो फिर बंद क्या हो गया? पहले आप ये जो व्हीकल, बोट, एनिमल खरीदते थे, उसपे एक और टैक्स मारते थे, परचेज टैक्स, वो बंद हो गया। उसकी जगह अब स्टेट वाले लेंगे क्या? एसजीएसटी। अलग-अलग जगह दीवारों पे बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं। तो ऐसे जो फिजिकल होर्डिंग बैनर है, उसपे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करते थे एडवर्टाइजमेंट टैक्स, वो बंद हो गया। उसकी जगह क्या है? जीएसटी। मतलब उसमें आधा यूनियन का, आधा स्टेट का, सीजीएसटी, एसजीएसटी कल देखा था। पहले कोई सिटी में माल आए, मान लो एलसीडी टीवी वगैरह, ट्रक टेम्पो भर के आप लाओ,
उस पे वो लोग एक और टैक्स मांगते थे, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय, वो भी बंद हो गया, उसकी जगह पे है जीएसटी। लॉटरी गैम्बलिंग, उस पे वो अलग टैक्स मांगते थे, वो बंद, अब उसकी जगह क्या लगता है जीएसटी। और क्योंकि ये समाज के लिए खराब है तो 28% जीएसटी, जिसमें 14% यूनियन को जाएगा, 14% स्टेट को जाएगा। यहाँ पर कस्टमर बैठा है। फिर ये जो सिनेमा टिकट्स, कॉन्सर्ट और ये सब होता है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, वो भी खत्म, उसकी जगह क्या जीएसटी। ये जो भी मान लो 18% हो तो 9 यूनियन का 9 स्टेट का। उसी तरह 5 स्टार होटल स्पा वगैरह पे लग्जरी टैक्स लगता था, वो भी खत्म, उसकी जगह क्या जीएसटी। और ये बाकी जितने बिस्किट मोबाइल वगैरह पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, वो भी खत्म, उसकी जगह क्या है जीएसटी। सो दिस इज द सीन। नाउ अगेन आई गिव यू 40 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारी। तीन चार बार देखिए, मतलब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी, जब मंगल बुध को टेस्ट होगी उससे पहले भी आप रिवाइज करिए, ट्राई टू मेमोराइज दिस। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसमें ये है कि देवगन को जो पसंद है वो चीजें चालू है। कि देवगन को रेड मारना पसंद है, तो आपने वो फिल्म देखी हो, तो फिल्म ने देखी, ट्रेलर देख लेना कम से कम, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर है, यानी डायरेक्ट टैक्स चालू है। देवगन को बाइक पसंद होगी तो उसके ऊपर पेट्रोल भराने का टैक्स भी चालू है, उसको दारू पसंद है उस पर भी टैक्स चालू है अलग से, वगैरह वगैरह। तो ट्राई टू फिट सम लॉजिक। ये सब भी आपके हैंडआउट में वैसे ग्राफिक से मैंने बना के दिया है। हालांकि आप जानते हैं 2017 में जीएसटी आ गया और हम जी रहे हैं 2025 में, तो ये इतिहास क्या है याद रखना। आई अग्री एंड सिंपैथाइज विथ योर फ्रस्ट्रेशन, कि भाई इतना सब एआई का जमाना है, अब कौन कौन सा पुराना टेक्स्ट था खत्म हो गया, लेटेस्ट बात याद रहे उतना काफी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। पर जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनता कि अब से यूपीएससी नहीं पूछेगी ये कट ऑफ डेट है, तब तक तो हमें तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू पास द एग्जाम। अदरवाइज ये सब तक क्या, कोई मैथ्स का टीचर आपको ये कहे कि देखो तुम्हें 2 + 2 4 पता होना चाहिए, आप कहें नहीं एआई जवाब दे देगा ना, पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया बराबर, तो कैलकुलेटर नहीं होगा, एआई नहीं होगा, तो हाथ से गिनना पड़ेगा, चलो ये भी मैंने मान लिया। पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया तो भी ये सब चीज को याद रखना है कि कौन सा टैक्स लगता है नहीं लगता, वो तो पता होगा ना कि नहीं, जिसको लगाना है उसको। एनीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल डीजल ये सब पे जीएसटी नहीं लगता। नीति आयोग ने क्या बोला, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी लगाओ, और स्टेट कहेंगे हमारा नुकसान है तो उनको 6 साल के लिए पैसा दे दो और केस खत्म करो। लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जब होगा तो हम देखेंगे। तो यूनियन और स्टेट के कौन से टैक्स खत्म हो गए, कौन से चालू है, हमने देखा। अब उसके बाद रेट्स, कुछ ऐसी चीजें जिस पर जीएसटी लगता नहीं है, 0%, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड। आपको इन सब शब्दों के मतलब अलग अलग होते हैं। कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखा, वो जैगरी गुड़ वाला वगैरह। अब हर एक में ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली हम बारीकी में नहीं जाएंगे, सफिशिएंट दोनों की ऐसी चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। यूनियन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करे उस पर जीएसटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी का फॉर्म भरो, मान लो उस पर 100 रुपए फीस चढ़े, तो फिर फीस ही उस पर जीएसटी नहीं चढ़ेगा। उसकी जगह सिनेमा हॉल का टिकट खरीदो तो जीएसटी चढ़ सकता है, क्योंकि इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कंपनी या एंटरप्राइज। तो सरकारी संस्था है जो भी आपको सेवा दे उस पर वो फी चार्ज कर सकते हैं, पर उस पर जीएसटी चढ़ेगा, जहाँ पे जीएसटी नहीं चलेगा। उसी तरह पोस्ट डिपार्टमेंट से आप एनवेलप या नॉर्मल लेटर खरीदो, स्टैम्प खरीदो तो कोई जीएसटी नहीं। और आप प्रीमियम सर्विस लाइक स्पीड पोस्ट खरीदो तो फिर जीएसटी लग सकता है। रेलवे की टिकट पे भी जीएसटी नहीं, पर आप प्रीमियम टिकट लाइक फर्स्ट क्लास एसी खरीदो तो जीएसटी लग सकता है। उसी तरह ये ईएसआईसी, ईपीएफओ वगैरह अपने सब्सक्राइबर को सेवा देते तो उस पर कुछ ना कुछ उनकी फीस या अंदर कमीशन होगा, लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं है। उसी तरह कोई भी धार्मिक चैरिटेबल संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक टॉयलेट्स, क्रीमेटोरियम, स्मशान ग्रुप, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ये सब की आप सेवा लेते हैं और अगर वो फीस चार्ज करते हैं तो इस पे जीएसटी कितना है, जीरो, कोई जीएसटी नहीं। आरबीआई कोई सर्विस प्रोवाइड करे उस पे फीस हो तो उस पे कोई जीएसटी नहीं। कोई बाकी बैंक, एनबीएफसी वाले कोई सरकारी योजनाएं चलाएं
जैसे याद करो जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये हर एक के अंदर समझो कोई छोटी-मोटी फीस अगर हो, तो बस फीस ही होगी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। अब जैसे आरबीआई नेफ्ट और आरटीजीएस की सेवाएँ देती है। अब ये चीज़ हमारे लिए फ्री है, लेकिन हो सकता है आरबीआई उन बैंकर्स पे कोई फीस चार्ज करती हो, तो वो फीस ही चार्ज करेगी, उसपे जीएसटी नहीं चढ़ेगा, ऐसी ये बात है। और हमारे लिए तो नेफ्ट, आरटीजीएस सब फी फ्री है। वो हमने आगे देखा था पिलर 1 ए1 डिजिटल पेमेंट में। स्कूल कॉलेज की फी पे कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन कोचिंग वाले जो सेवा दे रहे हैं, तो उस पे जीएसटी लगता है। स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर वगैरह के जो टिकट्स हैं, उसका क्लब मेंबरशिप फी है, उसपे भी जीएसटी नहीं, सिवाय कि बहुत महँगे वाले 5 स्टार टाइप का क्लब हो। कोई भी चीज़ आप भारत से बाहर एक्सपोर्ट करो सर्विसेज़, तो उसपे जीएसटी नहीं है, ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट है और उसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होता है। और भी चीज़ें आपके हैंडआउट में दी है, देख लेना। अब ये जो मैंने आपको बताई ये सब पे नहीं है, इसके अलावा वाली चीज़ों पे जीएसटी लग सकता है। चीज़ों पे मतलब सर्विसेज़ की मैं अभी तो बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक लाइब्रेरी की फीस पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नॉर्मल एनवेलप और स्टैम्प के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, ज़ीरो। प्लम्बिंग सर्विस 5% जीएसटी। ऐसा कुछ सर्विसेज हैं उस पे 12%, कोचिंग वालों की सर्विस पर 18%। और आगे बढ़े तो ये जो लॉटरी गैम्बलिंग टाइप की सर्विसेज हैं उस पे समाज के लिए खराब है, तो मैक्सिमम 28% जीएसटी एप्लीकेबल। और ये सब के आधे आधे होंगे, मतलब यूनियन को 14 जाएगा, स्टेट को 14 जाएगा। और भी चीजें आपके हैंड आउट में देखना। अब यहाँ पर हमें थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा कैसीनो एंड गैम्बलिंग पे। मित्रों ये जो चेस है या स्नूकर या बिलियर्ड्स है, तो इट इज अ गेम ऑफ स्किल। कि विश्वनाथ आनंद या मैग्नस कार्लसेन या गुकेश या ये लोग वो जीत जाएंगे, हम नहीं जीत सकते। इसलिए नहीं कि उनका नसीब अच्छा है, इसलिए क्योंकि उनका स्किल अच्छा है। तो वो सब जुआ नहीं है, वो तो गेम ऑफ स्किल है। ऑन दी अदर एंड ये जो भी जैकपॉट लॉटरी और कैसीनो टाइप होता है वो सब क्या है, वो तो गैम्बलिंग है, जुआ है, आपका नसीब है। अब ऐसे आजकल आप जानते हैं बहुत सारे ऑनलाइन एप्स हैं, गेम्स हैं जहाँ पर आप पैसा दे के ऐसे गेम्स खेलते हैं और आपका जीत जाए तो आप पैसा आप जीत सकते हैं। तो सरकार इन सब पे 28% जीएसटी चार्ज करती है, ये लोग जो भी फीस ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसी सब ऑनलाइन गेम्स बनाने वाले वो कोर्ट में जाएंगे कि देखो ये जो रमी, पोकर, ब्लैक जैक, फैंटेसी क्रिकेट, ये सब जुआ नहीं है, तो गेम ऑफ स्किल है। ये समाज के लिए खराब नहीं है, ये बहुत ही धार्मिक और मतलब इट इज वेरी मतलब पॉजिटिव थिंग फॉर द सोसाइटी। तो इस पे आप जीएसटी मत लगाओ, या लगाना है तो 18% ही लगाओ। ऐसी इनकी सब कुतर्क है, मेरे हिसाब से कुतर्क ही है, मतलब इलॉजिकल थिंग्स बट दे आर पेडलिंग इट। तो सरकार ने कहा नहीं भाई, 28% ही लेंगे और कह के लेंगे, कुछ तुम इधर जाना है कोर्ट में जाओ तो जाओ, वी विल चार्ज 28%। अब यहाँ से कुछ और नई चीजें बनती है। देखिए एक्शनेबल क्लेम क्या होता है कि बैंक ने आपको लोन दिया है, तो बैंक वो वापस मांग सकता है, एक्शनेबल क्लेम है। क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा खर्च किया, बैंक वाला पैसा वापस मांगेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका एक्शनेबल क्लेम है कि मेरा हॉस्पिटल का बिल आया तो इंश्योरेंस कंपनी भरे, मैं मर गया मेरी फैमिली को पैसा इंश्योरेंस वाले देते, एक्शनेबल क्लेम है। अनपेड इनवॉइसेस, कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने मुकेश अंबानी को जियो मोबाइल के लिए बॉक्स बना के दिए और अंबानी ने पैसा पे नहीं किया, तो अनपेड इनवॉइस है, तो एमएसएमई उसे मांग सकता है, तो ये भी एक्शनेबल क्लेम है। रेंट, मकान मालिक आपसे किराया मांग सकता है, एक्शनेबल क्लेम है। तो प्रश्न क्या है, एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है? जवाब है लगता तो है पर पूरी रकम पे नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको 10 लाख का लोन मिलता है। ये 10 लाख पे जीएसटी नहीं है, लेकिन जब आपने ये बैंक लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एप्लीकेशन फी भरी होगी, सपोज 500 रुपी, तो इस पे सरकार 18% जीएसटी चार्ज करती है। फिर आपने ये जो भी क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन टाइम पे नहीं चुकाया, तो लेट फीस लगेगी। सपोज 100 रुपी लेट फीस लगाई बैंकर ने, तो सरकार इस पे भी 18% जीएसटी मांगेगी। तो समझो ये सब मिला के तो बड़ा बिल हो गया ना आपका, 10,600 रुपए, 10,06,000 रुपए। तो ये सारे पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी केवल कुछ चीजों पर है, तो मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इन अदर वर्ड्स ये जो एक्शनेबल क्लेम्स मैंने बताए, उस पे जीएसटी कंप्यूट तो होता है, पर उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
वो कैसे हो असल में हमको उसका वकील नहीं बनना है, हमें बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि कुछ-कुछ बार ऐसे जजमेंट आते हैं और फिर बड़ी-बड़ी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सीरीज़ आती है। हाँ, कुछ लोग इसमें झंडे उठाएँगे। मेरा इतना कहना है भाई, बस इतना याद रखना है कि एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगता है, लेकिन क्या वो पूरी रकम पे लगेगा या उसके कुछ पार्शियल अमाउंट पे लगेगा, वो अलग-अलग जगह पर टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो हमारे लिए काम का सब्जेक्ट नहीं है। हमें एक लाइन में समझना था, हमने समझ लिया। अब स्वाभाविक है ये जो चोर को 4 आँख होती है, तो उसी तरह जो बदमाश हैं वो कानून के अंदर 4 लूपहोल ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो वो ये साबित करने में लगे थे कि हम ये जो भी ऑनलाइन जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग खिला रहे हैं, ये सब एक्शनेबल क्लेम है, तो इस पे सब जीएसटी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आधा लगना चाहिए, 10% लगना चाहिए, वो सब उनकी तर्क चलती थी जो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। उनका ये कहना था कि मान लो आप ये जो भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उसमें आपने बेट यानी दाँव लगाया ₹80 का, तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं इस पे जीएसटी मत माँगो। फिर प्लेटफ़ॉर्म वाले अपनी फीस चार्ज करेंगे ₹20, तो उस पे भी या तो मत माँगो या बहुत कम माँगो। और फिर आपकी जो टोटल आपने दाँव लगाया कि आपका ₹80 का बेट है, प्लेटफ़ॉर्म की फ़ीस है 20 यानी ₹100 आप दे रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन जो भी गेम्स हैं, ऐप्स है वगैरह को। तो इस पे मत माँगो, उस पे मत माँगो। तो गवर्नमेंट ने ये सब कहा तुम हवाले दे अभी, और ये जो फाइनल रकम है इस पे हम लोग 28% जीएसटी माँगेंगे। तो अब देखो हो क्या रहा है कि आप ये जो भी ऐसे ऑनलाइन गेम्स या कुछ भी ले रहे हैं, उसमें आपने ₹100 का दाँव लगाया। गवर्नमेंट कहती है पूरे दाँव पे हम लोग 28% जीएसटी माँगेगी, इसमें इतना प्लेटफ़ॉर्म फ़ी है, उतना बेट है, ये सब पंचायत हमको नहीं चाहिए। ये समाज के लिए खराब है, इस पे 28% जीएसटी लगे। इस स्टेज पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ़ जीएसटी लगेगा। तो आप जानते हैं कि आपने ऐसे ₹100 का दाँव लगाया और भी लोग दाँव लगाएँगे और फिर पूरा जो भी ऑनलाइन आपने गैम्बलिंग किया, फिर आपने 10,000 जीते। तो ये जो जीते इस पे कोई जीएसटी नहीं है। उस पर लगेगा इनकम टैक्स यस, वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी और उस पे 30% टीडीएस चढ़ाएँगे, ऐसी कुछ वो बात करेंगे, ताकि क्या उसको ट्रेस कर सके कि कहाँ कौन कितना कमा रहा है वगैरह। अब मान लीजिए कोई आप जानते हैं जुआरी क्या करेंगे कि वो जीता फिर दोबारा दाँव लगाएगा, फिर और 4-5 बार दाँव लगाएगा, फिर अपने सारे कपड़े उसके उतर नहीं रहे तब तक फिर वो हार के वापस ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। तो लोग क्या करेंगे जीतेंगे फिर पैसा नहीं निकालेंगे, वापस लगाते रहेंगे। तो जब आप वापस से इसको रीइन्वेस्ट करोगे गेम के अंदर, तो क्या जीएसटी लगेगा? जवाब है नहीं लगेगा। तो क्या इनकम टैक्स लगेगा? नहीं। वो जब आप फाइनल स्टेज पे विथड्रॉ करोगे तब टीडीएस और इनकम टैक्स काटने की बात होगी। तो कुल मिलाकर इसमें मतलब होगा क्या? जब आप एंट्री लेते हैं तो 28% जीएसटी है। जब आप एग्जिट मारते हैं तो जीएसटी नहीं है, तब है इनकम टैक्स और इनकम टैक्स का टीडीएस। टीडीएस क्यों लगता है आप जानते हैं? ताकि उसको ट्रेस कर सके आदमी। तो दैट इज़ द केस विथ दिस ऑनलाइन ऑल these गेम्स। अब लेकिन ये जो ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग वाइब्स चलाने वाले हैं, उनकी खुजली शांत नहीं होती। हाई कोर्ट में उनको हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं, फिर तीसरी इनकम टैक्स की कोर्ट में जाते हैं, फिर चौथी जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो पूरे साल इसका कुछ ना कुछ पंचायत चलते रहता है, बट दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ इट। सो वी आर डन विद जीएसटी ऑन सर्विसेज। अभी हम समझते हैं जीएसटी ऑन गुड्स और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। देखिए ये खुला गेहूं है, लूज है, इस पे कोई लेबल ब्रांड कुछ नहीं है, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं। लेकिन बाबा रामदेव इसको एक थैली में पैक करे, स्टिकर चिपका दे पतंजलि का गेहूं आटा है, तो ये प्री पैक्ड हो गया, लेबल्ड हो गया, तो इस पे 5% जीएसटी। ये खुला या छोटा दही है, कर्ड, फ्रेश नजर के सामने पैक किया तो ये 0% जीएसटी। लेकिन अमूल वाले कह रहे हमने पैक किया मस्ती दही है ये, तो प्री पैक्ड है, लेबल तो 5% जीएसटी। और ये 5% क्यों है? जीरो करेंगे तो कैसे नुकसान होगा, वैक्सीन पे क्यों जीरो नहीं कर सकते वगैरह, हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं, आप देख लेना। शुगर केन का क्या मामला है? शुगर केन में देखिए, शुगर केन मतलब गन्ना जो खुला बेचा किसान ने, तो खुली चीज पे तो कोई जीएसटी है नहीं। उसने शुगर मिल को बेचा, तो प्राइस होगा अपन कोई जीएसटी नहीं। अब उसमें शुगर मिल मालिक चीनी, शक्कर, शुगर बेचे पण खुली बेचे, बिना स्टिकर चिपकाए, तो कोई जीएसटी नहीं। पर वो ब्रांडेड की है, तो मधुर शुगर है, तो फिर 5% जीएसटी अभी हमने देखा। अब यहाँ से
ये जो सब शुगर बनाई जाती है तो बाय प्रोडक्ट में मिलता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। उसकी मदद से वो फिर आगे इंडस्ट्री में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, मेडिकल, इंक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो उसपे 18% जीएसटी चढ़ता है। हालाँकि अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अलग से वैट एक्साइज भी चाहे तो माँग सकता है। एडिशनली इसमें से पीने का दारू भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसपे सिर्फ स्टेट का एक्साइज और वैट लगेगा, क्योंकि एक्साइज लगेगा और वैट लगेगा, क्योंकि आप समझो पीने के दारू पे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं माँग सकती, सिवाय कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हो तो कस्टम्स ड्यूटी लगती है। जब आप कोई मकान किराए पे लेते हैं, तो जो भी मान लो 10,000 किराया है, तो क्या इस पे जीएसटी चढ़ता है? जब ये रेसिडेंशियल खुद के रिहाइश के लिए फैमिली ले रही है, तो ऐसे मकान के रेंट पे जीएसटी नहीं। और हॉस्टल या पेइंग गेस्ट है तो कुछ लग सकता है। वो भी डिपेंड करता है, ज़्यादा रकम वाला हो तो वो लगेगा, कम रकम का है तो नहीं लगेगा। कमर्शियल ऑफिस, दुकान वगैरह आपने लिया है रेंट पे, तो फिर उसपे रेंट भी लगता है, रेंट पे जीएसटी भी लगता है। अब आंकड़े याद नहीं रखने, बेसिक टर्म्स याद रखनी। तो जीएसटी कौन-सी वस्तुओं पे नहीं लगता? फ्रेश जो चीज़ें हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगता, पैस्चराइज्ड मिल्क पे नहीं लगता, ज़िंदा जानवरों को बेचा जाए उस पे नहीं लगता, हालाँकि रेस के घोड़े पे लगता है, पोल्ट्री पिग्स वगैरह पे नहीं, एग, मीट, हनी पे नहीं, लेकिन अनब्रांडेड हो तो ही पैक करके बेचो, डाबर शहद है, पतंजलि शहद है तो सब लगेगा। फ्रेश फ्लावर, टी वगैरह पर जैसे ही पैक किया, लेबल स्टिकर चिपकाया तो लगेगा। ब्रेड पे नहीं लगे सिवाय के रेस्टोरेंट वगैरह पे। अब समझो इतनी पंचायत तो मुझे करनी भी नहीं चाहिए। पर इन्होंने एक बार एक पीवाईक्यू पूछा, फिर ढूँढना पड़ा कि इस पे लगता है नहीं, और इसको समझने के बाद भी उनका एमसीक्यू है, उसको फिर भी डिबेटेबल ही है। और दिस इज़ हाउ जीएसटी इज़। खैर एक तो हमें चीज़ इतनी तो चलो समझ आ गई कि जो चीज़ फ्रेश है, जिस पे स्टिकर नहीं है, तो फिर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अभी एक फ़िल्म स्टार है राहुल बोस, वो 5 स्टार होटल में केला मँगवाया, तो केले पे भी जीएसटी लगा दिया। तो फिर इसने कंप्लेन किया, तो फिर जीएसटी वालों ने रेड की और फिर वो होटल पे सज़ा हुई कि भाई फ्रेश चीज़ है, उस पे आप जीएसटी नहीं माँग सकते। उसमें भी होटल वालों की बदमाशी चलती है, हम ये जो सर्व कर रहे हैं, तो ये सर्विस फीस है और फीस के ऊपर जीएसटी है वगैरह। बट एनीवेज़ मतलब कायदे से जाएँ तो फ्रेश चीज़ पे जीएसटी नहीं होना चाहिए। हुँ। ह्यूमन ब्लड कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह पे जीएसटी नहीं है। एग्रीकल्चर के हैंड टूल्स मतलब ये पेड़ और जो भी पावड़ा वगैरह उस पे नहीं है। लेकिन आप ट्रैक्टर खरीदो तो फिर वो तो मशीन हो गया, तो इस पे जीएसटी है। प्रिंटेड बुक, न्यूज़पेपर वगैरह पे नहीं है। कोई भी चीज़ जो भारत से एक्सपोर्ट की जाए उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है, पर जीएसटी कितना लगता है? 0%, ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटी से एक्यूमुलेट हो, वो चीज़ हमने कल लेक्चर में देखी। अब ये न्यूज़पेपर वाला समझते हैं। देखिए, मान लीजिए द हिंदू अखबार है और उसमें आप जानते हैं कोचिंग वालों के एड्स आते हैं। तो कोचिंग वाले जो एड बुक करते हैं, मान लीजिए लाख रुपए का एड है, तो उसपे द हिंदू 18% जीएसटी चार्ज करेगा और सरकार में जमा करेगा। फिर जब आप उस अखबार को खरीदते हैं, ₹10 ₹20 का अखबार है, तो बस वो अखबार का प्राइस ही कस्टमर ने पे करना है, रीडर ने। उस वक़्त उसपे जीएसटी नहीं लगता है। बाकी आप समझो नॉर्मल आपने कुछ पेप्सी सोडा खरीदा, कुछ बिस्किट खरीदा, उसपे जीएसटी है। और अखबार जब आप कस्टमर के रूप में खरीदते हैं, तो उसपे जीएसटी नहीं है। मतलब उसपे कोई टैक्स नहीं है, बस सीधा दे दनादन मौज करो। तो एड्स उसमें बुक हुए, उस पर जीएसटी किसने भरा? मतलब कोचिंग वाले ने भरा, न्यूज़पेपर वाले ने सरकार में जमा किया वगैरह। बट व्हेन वी बाय द न्यूज़पेपर, देयर इज़ नो जीएसटी ऑन द रीडर्स। अब ऐसा क्यों? शायद वो जो भी कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि लोग अखबार पढ़ें वगैरह, वगैरह। अब ऐसी चीज़ें जिस पर जीएसटी लगता है, ज़ीरो नहीं है। जैसे अगेट, एम्बर, टोपाज़, लापिस लैजुली, पॉलिश किए बिना वाले डायमंड्स वगैरह, इन पे 0.25% जीएसटी। और ये भी आधा-आधा डिवाइड होगा, तो 0.125 यूनियन को हो जाए, 0.125 स्टेट को हो जाए। पॉलिश डायमंड पे 1.5% उसमें से 0.75 यूनियन का, 0.75 स्टेट का। ज्वेलरी, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह उस पे 3% जीएसटी, जिसमें 1.5 यूनियन का, 1.5 स्टेट का। अब कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि भाई तुम
स्कॉर्पियो एसयूवी खरीदो जो भी 10 लाख है तो पुराना भाव तो लाखों बढ़ गए होंगे, तो इस पे 28% जीएसटी है। ये आपके मालदार लोगों की ये चीज है, तो इस पे ज्यादा जीएसटी लगाओ। तो डायमंड भी खरीदने वाली पब्लिक मालदार है ना, तो इन सब पे 28% जीएसटी क्यों नहीं है? इस पे इतना मामूली जीएसटी क्यों है? 0.25%, 1% ऐसा सब क्यों? क्योंकि आप समझो 1 लाख का डायमंड है पॉलिश किया हुआ, कितना 1.50% जीएसटी, तो आप जीएसटी कितना भरोगे? 1500 रुपए। तो जो लाख रुपए का डायमंड खरीदेगा तो ठीक है चलो 1500 हम दे देंगे। अब मान लीजिए सरकार को बहुत लालच आ जाए और कहे नहीं ये अमीरों का, इस पे 28% जीएसटी चढ़ाओ, तो फिर तो स्मगलिंग चालू हो जाएगी ना। क्योंकि 1 लाख का डायमंड आप खरीदने गए, जीएसटी कितना मान लो गवर्नमेंट बोल दे 28%, तो कितना चढ़ेगा? 28,000, जो बड़ी रकम है। तो लोग फिर क्या करेंगे? भाई मुझे जीएसटी भरना ही नहीं है। ज्वेलर को कहेंगे तुम बिना बिल के मुझे बेचो कैश में, और जेलर भी वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पीपूड़ी नहीं बजाएगा, क्योंकि कस्टमर चला जाएगा भाई तो तू वही पीपूड़ी बजाए, मुझे नहीं खरीदना है। तो डायमंड वो कैश में बेच देगा, कोई बिल ना ये इंसिस्ट करेगा ना वो इंसिस्ट करेगा, तो पूरा स्मगलिंग और ब्लैक मनी छिपाने का गेम शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रेशियस चीजों पे, मतलब ये जो भी ऐसी चीज जो छोटी है छिपाई जा सकती है, उस पे वो बहुत ज्यादा फिर जीएसटी लगेंगे तो तकलीफ हो सकती है। पर्सनल तो फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी भी 1.5 ही लगाओ ना, उसको भी कोई छुपा दे, अभी किधर छुपाएगा? गाड़ी खरीदो उसका चेसिस नंबर होता है, आरटीओ से रजिस्ट्रेशन करा दे, नंबर प्लेट चलता है हर जगह, टोल नाके पे जाते सीसीटीवी है, तो किधर आप छुपाओगे? यू कैन नॉट स्मगल अ कार, एंड देयरफॉर कार पे हाई जीएसटी भी लगाओ तो कोई छुप भाग नहीं सकता है, दे विल हैव टू जक मार के भरना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप देखो, मतलब अभी हमने देखा प्रेशियस मेटल, मतलब ये जो भी पर्ल गोल्ड सिल्वर ये सब प्रेशियस मेटल पे कितना 3% जीएसटी है। अब यहाँ पर आप देखिए टीडीएस में इन्होंने प्रश्न पूछा, गलत स्टेटमेंट ढूंढो। सी ऑप्शन क्या? प्रेशियस मेटल पे 1% जीएसटी है, वो तो गलत है ना, 3% है। एंड वी हैव टू फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट, सो द आंसर इज सी। अब कुछ लोगों को प्रश्न ये भी होगा कि देखो तुमने कल तो पढ़ा था 101वां संवैधानिक संशोधन है 2016 जिससे जीएसटी आया, लेकिन इधर तो कुछ और ही नंबर डाले गए हैं, 115वां अमेंडमेंट और 122वां अमेंडमेंट, तो ये भी तो गलत होना चाहिए सब। देखिए वो करेक्ट है क्योंकि वो बिल नंबर है, फाइनल अमेंडमेंट नंबर नहीं है। और बिल है वो फिर फाइनल पास नहीं होता, या फाइनल पास होगा तो 3-4 का कंबाइन वो एक चीज बोलेंगे, वो जो भी उनकी टेक्निकल चीज है विल नॉट गो, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने उतना पढ़ा नहीं क्योंकि इतना तो किताबों में भी दिया नहीं, अब इसको क्या है वो मती आ गई थी कि उसने पूछ लिया, बट वी आर सेव्ड बिकॉज जो असल में रॉन्ग है वो सी चीज है। मैं वो 30 सेकंड देता हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, दिमाग में उतारो। अब इधर से हमें दो ऑब्जर्वेशन लेने हैं। एक तो आप समझो सीडीएस परीक्षा किसके लिए है? जिसको आर्मी नेवी ऑफिसर में ऑफिसर, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है। तो असल में यूपीएससी ने उसको क्या पूछना है? ज्योग्राफी पूछो, हिस्ट्री पूछो, साइंस टेक्नोलॉजी पूछो, बंदूक मिसाइल का कुछ पूछो, ये क्या सब ऐसा छोटा छोटा जीएसटी का पूछते हैं? एक बात, और उसमें कितना टका लगता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू रिमेम्बर? खैर वो पूछ रहे हैं। और ये यूपीएससी का एक तमाचा भी है यूट्यूब के उन गैस मास्टर्स और दिल्ली कोचिंग माफिया के ऊपर, जो ये नैरेटिव चलाते हैं कि यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं, ईक्यू एंड जीएसटी का जनरल नॉलेज नहीं इंपॉर्टेंट है। आइडियली मैं भी चाहता हूँ कि ये सब पूछना वो बंद कर दे। भाई जीएसटी 2017 में आ गया ना, तो अभी 2024 तक क्या ये फिक्सेड अभी भी है इन चीजों पे कि किस पे कितना लगता है। बट एनीवेज दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन, so we have to prepare। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें जिस पर तो जीएसटी नहीं है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, खुला या छोटा दही या कुछ भी आप बेच रहे हैं, पैक करके बेचो तो फिर 5% चढ़ेगा। उसी तरह कुछ दवाइयों पे 5% जीएसटी, कुछ चीजों पे 12% है। बिस्किट वगैरह ज्यादातर जो चीजें हैं उस पे 18% जीएसटी है। आप टीवी लो, मोबाइल लो, ज्यादातर चीजों पे 18% जीएसटी। ये कुछ चीजें जो बहुत खराब मानी जाए, तो मान लो एसयूवी टाइप की बहुत बड़ी इंजन वाली गाड़ी है,
या विमल गुटखा वगैरह है, उस पे मैक्सिमम 28% जीएसटी है। अब प्रश्न होगा तो फिर स्लैब कितने हैं भाई? 0, 5, 12, 18, 28। लेकिन इसके अलावा और भी तो स्लैब है ना, वो 0.25 वाला, 1.50 वाला, 3% ऑन गोल्ड, ये सब भी तो है। तो स्लैब कितने हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की ऑफिशियल एफएक्यू के हिसाब से जाएं तो उनके हिसाब से स्लैब इतने हैं, 0, 5, 12, 18, 20। ये जो बाकी है वो सब एक्सेप्शनल है, अपवाद है। ये 3% वगैरह जो मैंने अभी आपको सिखाया है डायमंड और गोल्ड के। एमसीक्यू में कुछ पूछा जाए तो याद रखना है कि ऑफिशियल स्लैब्स कितने हैं। ये 0, 5, 12, 18, 28। अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और वन लाइनर समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो अब तक समझा उसके अंदर से अतरंगी सवाल ट्राई करो। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes.
One more minute. हाँ तो मित्रों किस पे जीएसटी नहीं लगता है ऐसा वो पूछ रहा है। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। महिमा शिव शीतल प्रीति अभिनव समर्पिता आस्फा कुंदन प्रतीक्षा निकिता रजत महाश्वेता डॉक्टर मोहित प्रदीप संभवी हर्षित आंचल सृष्टि शुभम अंकित सैनी सचिन कोमल अलका आराध्या प्रदीप रेवती एलिना एस खान कल्याण ये सब लोग। फिर रोहन सिंह अल्फ्रेड अभिषेक आर्या ईशा उज्जवल अमन निवेदिता सरस्वती सरगम इन अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए ब्रेक पे जाने से पहले हमने समझा कि ये जो भी फूड आइटम्स हैं खुला या छुट्टा बेचो लूज तो कोई जीएसटी नहीं है, पैक करके लेबल करके भेजो तो 5% है। दही का भी मैंने आपको बताया। तो इस लॉजिक पर ये जो फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड मतलब विजुलाइज करो कि वो किसी डिब्बे में पैक करके वो बेच रहा है, ऐसी बात है तो प्री पैक है और स्टिकर भी चिपकाया होगा ऐसा हम एज्यूम करें, यानी इस पर तो जीएसटी लगेगा, हम अज्यूम करें 5% लगेगा। और हमको पूछ किया है कि किस पे नहीं लगता है, तो 3 तो ऐसी चीज है मतलब जहाँ 3 दिखे वो रॉन्ग ऑप्शन हो गए, सो एलिमिनेटेड। तो नाउ वी आर 50-50। ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है कि न्यूज़पेपर पे जीएसटी नहीं है, तो मतलब वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि हम जो रीडर हैं तो हम जीएसटी मतलब न्यूज़पेपर खरीदा 10-20 रुपए का तो न्यूज़पेपर ही खरीदा, उस पर जीएसटी नहीं है। कोचिंग वाले ने एड बुक किया उस पर जीएसटी है और वो न्यूज़पेपर ने भरा, पर वो मैटर उनका अलग है। वी एज अ रीडर द न्यूज़पेपर वी आर रीडिंग उस पे हम जीएसटी नहीं भरे, ऐसा वो पूछ रहा है। दो बात बराबर है। तो यानी ये सब एलिमिनेशन और वो सब लगाने के बाद जवाब क्या आता है? जवाब आता है कि सी 1, 2 एंड 4, यानी जो सीरियल ग्रेन्स हैं खुला अनाज जैसा हम मान के चले ये पूछ रहा है, उस पे तो जीएसटी नहीं है। चिकन एग कुक्ड और इसमें भी हम माने कि वो लूज ही बेच रहा है तो जीएसटी नहीं है। एंड देन फॉर न्यूज़पेपर पे नहीं है, सो आंसर इज 1, 2, 4। हालांकि जब पूछा गया तो बहुत डिबेट हुई थी। डिबेट इस कारण से हुई थी कि कुछ लोग का ये इंटरप्रिटेशन था कि देखो चिकन एग भी अगर 5 स्टार होटल में वो कुक करके आपको देता है तो जीएसटी लगता है, और फिर उसमें वो पूरी उसकी एक अलग इंटरप्रिटेशन चलती है कि वो आपको सर्व कर रहा है तो उसका XYZ करके देन दैट इज जीएसटी सर्विस के ऊपर। तो ये फिर भी डिबेटेबल हो सकता है दिमाग के अंदर। मेरे हिसाब से इनको इतना फालतू चीज पूछनी नहीं चाहिए, इनको सिंपल चीजें पूछनी चाहिए। पहले इनको नक्की करना चाहिए कि या तो तुम बेसिक आप सिलेबस के हिसाब से क्या कि जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछे, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील जैसा क्यों पूछ रहे हो अननेसेसरीली? दिस इज कॉजिंग कंफ्यूजन इन माय ओपिनियन। बट स्टिल मतलब ऐसे प्रश्न आते तो क्या करना है, वो डिपेंड करता है बाकी आपके ठीक हो गए हैं, आपको लगता है ठीक ठाक है तो फिर एलिमिनेशन मेथड के बाद ओके या सी में से मैं कुछ ठीक करूं 50-50, करूं कि नहीं करूं उस वक्त डिसीजन लो, वरना लगे कि नहीं मेरे ठीक ठाक ठीक हो गए तो रिस्क नहीं भी लेना चाहिए, बिकॉज इट कैन गो इन आइदर डायरेक्शन। जैसे ये हमने देखा, ये क्वेश्चन में भी आप देखो कैसा गया। टीडीएस में पूछा कि कौन सा जीएसटी आने से नहीं सब्सिडी हुआ, तो कस्टम ड्यूटी भी तो सही है ना, पेट्रोलियम वाला भी तो सही है। सो दैट इज जीएसटी। अभी इसके बाद का मुद्दा है
miscellaneous organizations and concepts. देखिए, हमने एक लॉजिक ये लगाया कि फीस प्रोसेस्ड एंड कैन्ड मतलब प्री पैक्ड या लेबल है ऐसा कुछ जा रहा है और उसपे 5% जीएसटी और हमको पूछा किस पे नहीं लगता, सो वी एलिमिनेटेड 3, तो ये 2 चले गए थे एंड वी आर 50-50 ए या सी। अब ये सब चीज़ें वो दिमाग में नहीं करनी है, वो नोट पेन लेके या जो असल क्वेश्चन पेपर होता है उसमें वो मार्क करके पेंसिल से या कहीं से आपको करनी चाहिए। वरना हमारे दिमाग में हम सही सोच रहे हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ पर एग्जेम्प्टेड मतलब वो उल्टा पूछ रहा है। इस पे लगता है इस कारण से ये रॉन्ग है। द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज ऑन व्हाट थिंग्स इट इज नॉट चार्ज्ड। तो अगर प्रोसेस्ड फूड पे चार्ज्ड है तो वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप अ हैबिट। इनफैक्ट मैं भी इधर नोट में लिख के रखता हूँ कि अच्छा इस पे ये जवाब है, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में वो सही हम समझ रहे हैं लेकिन इधर गलत टिक हो जाए। रिमेंबर दैट। ऐसी सिली मिस्टेक में भी 1-2 मार्क आपके मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन गलत हो तो आपका नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं वो 2 मार्क आगे जा रहे हैं, आपका गलत हो रहा है, आप 0.67 पीछे जा रहे हैं। नाउ द मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स। जीएसटी के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा बिज़नेसमैन है, उसने नीचे से जितना जीएसटी आया वो एक-एक महीने में सरकार को जमा करना है कि इस महीने जो जीएसटी आया तो अगले महीने जो भी 20 तारीख तक जमा कर देना। जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उनका कैश फ्लो सब हैंड टू माउथ सिचुएशन होता है कि इस महीने का पैसा आया, उसमें से ये सैलरी करना है, उसको देना है, ऊपर होलसेलर को देना है। तो अगर हर महीने उसको जीएसटी भी सरकार में जमा करने में तो उसका कैश फ्लो बिगड़ जाएगा। तो सरकार ने उनका देखो तुम मौज करो, तुम्हें 1-1 महीने पे नहीं देना, तुमको 3-3 महीने पे देना है, जिसको कहा गया कंपोजिशन स्कीम। हालाँकि इसका नुकसान भी है कि इनको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 हाथ से तो लड्डू नहीं खा सकते ना, तुमको 3-3 महीने भी भरना, तुमको आईटीसी भी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। ये हर महीने भरेगा तो उसको आईटीसी मिलेगा। वो पूरा मामला क्या हम पढ़ने नहीं बैठे हैं, हमें बस एक लाइन में इतना याद रखना है कि स्मॉल ट्रेडर्स या स्मॉल बिज़नेसमैन को छूट दी जाती है कि एक साथ मत भरो, तो 3-3 महीने पे भरो। हर महीने नहीं भरना है तो 3-3 महीने पे भरो। देन व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज? लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है कि मैंने इससे मोबाइल खरीदा, जो कि 10,000 का मोबाइल प्लस 18% जीएसटी। तो ये जो सेलर है उसने सरकार में वो 18% जीएसटी जमा करना है। तो नॉर्मली सेलर इज़ सपोज्ड टू डिपॉज़िट द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कस्टमर ने सीधा नहीं भरना है ना, वो तो सेलर को ही भरना है। और कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पर सेलर ने जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है। मान लो एक किसान है, जो 40 लाख भी नहीं कमाता, 20 लाख भी नहीं कमाता, तो उसका वो लिमिट में या स्लैब में आता ही नहीं कि उसको जीएसटी वाले पोर्टल में रजिस्टर करना पड़े। लेकिन किसी रेस क्लब के मालिक ने इस किसान से एक घोड़ा खरीद लिया, रेस का घोड़ा। मैंने आपको आगे बताया रेस के घोड़े पर लगता है जीएसटी। तो यहाँ पर ये जो बायर है, उसने सरकार में जीएसटी खुद जमा करना पड़ेगा। नॉर्मली इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप समझो आप बायर सेलर को देगा, सेलर सरकार में जमा करेगा। और ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस हो कि जहाँ पर जो सेलर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो बायर ने खुद सरकार में जमा करना पड़े। लेकिन ऐसे बहुत कम एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो कहाँ लगते हैं हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। और ऐसा जब एक्सेप्शनल केस होता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, व्हेन बायर ग्राहक ने सरकार में सीधा जीएसटी जमा करना पड़े। आपके अगर ग्राहक ही सीधा जमा करेगा तो ये तो फिर डायरेक्ट टैक्स नहीं हो गया। तो डायरेक्ट टैक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि 99% चीजों पे तो इनडायरेक्ट है ना, तो 1% वो डाला उसमें, वो समंदर में एक पानी का आप शहद डालो तो थोड़ा खारा मीठा हो जाएगा। सो इट इज स्टिल अ इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्पोजिशन स्कीम देखा, रिवर्स चार्ज, एक एक लाइन में याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ई वे बिल सिस्टम क्या है? जब भी आप कोई सामान ट्रक में भर के ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो 50,000 या उससे ज्यादा का है,
तो वो जो भी फेडेक्स, डीएचएल या जो भी कार्गो कंपनी ट्रक चला रही है, उन्होंने एक ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। उसमें सब लिखा रहता है कि ये ट्रक में ऐसा माल है, इसके अंदर ये चीज़ें, इस पे इतना जीएसटी हमने भरा है या आगे देना है, जो भी। तो इसको बोलते हैं ई-वे बिल सिस्टम। इससे क्या फ़ायदा है? हर एक ट्रक को फिर जो भी ऑक्ट्रॉय या जो भी ये टैक्स ऑफिशियल हैं, वो लोग चेक नहीं करेंगे नाके पे। सिर्फ रैंडमली कुछ को ही चेक करेंगे। बाकी सबका वो सेल्फ सर्टिफिकेशन देख के कि तुम जाओ। ताकि जो ब्राइबरी, डिले, रेट, हैरेसमेंट का पहले स्कोप था, वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम होता है, ई-वे बिल सिस्टम। इससे जल्दी-जल्दी कार्गो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ई-वे बिल कब बनाना पड़ता है? जब कोई ट्रक के अंदर या प्लेन जहाज कुछ जिसके अंदर 50,000 या उससे ज़्यादा का माल जा रहा है, तो ई-वे बिल बनाना पड़ता है। तो फिर नॉर्मल बिल या इनवॉइस क्या होता है? उसमें लिखा होता है ये कस्टमर का नाम है, एड्रेस है और इतना इस पे प्राइस और जीएसटी चढ़ा। तो यानी 2 डॉक्यूमेंट लेके वो ट्रक वाला घूमेगा। एक तो कस्टमर का बिल है और दूसरा ई-वे बिल है। तो सरकार क्या चाहती है, दोनों को कंबाइन करके एक कर दो ना भाई, ई-इनवॉइस, कि जिसमें दोनों चीज़ें एक ही बार में लिख दी हों। तो जीएसटी काउंसिल कहता है ये तारीख से ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जो भी ट्रांसपोर्ट या कोई कहेगा नहीं हमको नहीं जम रहा है, तो थोड़ा पोस्टपोन करेंगे। तो ये चलते रहता है। अब फाइनली भी जब इम्प्लीमेंट होगा, विल नॉट वेस्ट टाइम स्टडीइंग इट, क्योंकि जो कोर आर्गुमेंट उसका है वो मैंने आपको बता दिया। तो दैट इज़ द ई-इनवॉइस। तो कंपोजिशन डन, रिवर्स चार्ज डन, ई-वे बिल डन, ई-इनवॉइस डन, नाउ कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन क्यों देना पड़े? देखिए जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यस। टैक्स ऑन कंजम्पशन है, जो खरीदेगा उस स्टेट में उसको लिया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है। यस। क्योंकि जहाँ पर ग्राहक बैठा है उस स्टेट को मिलेगा। तो यानी अगर गुजरात में कार मैन्युफैक्चर हुई और वो यूपी में सेल होगी, तो यूपी गवर्नमेंट को जीएसटी में से एसजीएसटी मिलेगा, गुजरात को कुछ नहीं मिलेगा। आपके रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि उत्तर प्रदेश में बनी साइकिल जब गुजरात में बिकेगी तो गुजरात को एसजीएसटी मिलेगा, यूपी को नहीं मिलेगा। ये सही बात है। लेकिन फिर स्टेट्स अपने अपने हिसाब से अपना एक वो ग्रीवांस बताएंगे, शिकायत बताएंगे कि भाई इसमें हमारा लॉस है, क्योंकि हमने जो गाड़ी इनको बेची वो ₹1,00,000 की थी, तो इनको तो 28,000 जीएसटी गया और इन्होंने जो साइकिल हमें दी उस पे तो 12% जीएसटी, और वो तो वैसे भी 5,000 की साइकिल पे क्या है जीएसटी, बहुत कम, हम तो कमा रहे। बिकॉज प्राइस ऑफ अ कार इज मोर देन प्राइस ऑफ साइकिल, इसलिए गुजरात का लॉस है। उसी तरह तमिलनाडु, हरियाणा, सब जो स्टेट जो समझो जहाँ पर गाड़ियां और बड़ी बड़ी चीजें बनती हो, जो बाकी स्टेट में जाते हैं, वो सब ये कहेंगे हम विक्टिम है, हमारा लॉस हो रहा है, हमें कॉम्पेंसेशन दीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जीएसटी में लॉस है, हमें मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन दीजिए। फिर वो एक दूसरा भी इसका रीजन है या जस्टिफिकेशन देते हैं कि देखो जीएसटी आने से पहले भी यूनियन तो कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स चार्ज करती थी, इंसानों की इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज करती थी। और क्या वो सब डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गए? जवाब है नहीं। और यूनियन गवर्नमेंट के लिए जीएसटी के अलावा वाले जो मेजर सोर्सेस ऑफ टैक्स हैं वो कौन से? कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। लेट अस गो बैक, हमने चार्ट अभी पढ़ा ब्रेक पे जाने से पहले। इधर ये चार्ट, ये रहा। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट को तो मजा है ना भाई, इनकम टैक्स में वो कमाता है 14 लाख करोड़ रुपए, कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स में कमाता है 10 लाख करोड़ रुपए, और जीएसटी में तो कमाता ही कमाता है। अब स्टेट वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसे बड़े बड़े सोर्स तो है नहीं, तो हमें तो ये जीएसटी में से आप और कुछ पैसा दिलवा दो। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था? मतलब अगर हम स्टेट का बजट एनालाइज करते, तो उनको सबसे ज्यादा कौन से टैक्स से कमाई होती थी? जीएसटी आने से पहले वैट में वो सबसे ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन वैट तो खत्म हो गया पेट्रोल डीजल के अलावा वाली चीजों पे। तो अब तो सब चीजों पे जीएसटी है, तो स्टेट वाले के हमें तो बहुत कम पैसा हाथ में आता है, इसलिए हमें और आप कॉम्पेंसेशन या हेल्प कीजिए। हमें जो हेल्प करनी है उसका सिद्धांत समझना है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन। सरकार ने, यूनियन ने ये कहा कि देखो 2015 को हम बेस ईयर मानते हैं, आधार वर्ष। तो 2015 में जब जीएसटी नहीं था,
और ये बिस्किट, मोबाइल, गाड़ी हर चीज़ पर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी, वैल्यू एडेड टैक्स। तब आपकी क्या इनकम थी? यूपी के हमारे ₹100 हम वैट में कमाते थे। दूसरा, अब हम ऐसा मानेंगे कि मान लो जीएसटी नहीं आता, सिर्फ वैट सिस्टम चालू रहता, तो हर साल स्टेट गवर्नमेंट पहले से ज़्यादा 14% उनकी इनकम बढ़ती, क्योंकि जनता की आबादी बढ़ती है, पैसे कमाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वैट का कलेक्शन भी बढ़ता। तो हम ये मान के चले कि हर साल 2015 में ₹100 वैट कमाया उत्तर प्रदेश ने, तो फिर 14% एक्स्ट्रा 114, फिर और 14% 130, ऐसा हर साल उत्तर प्रदेश की वैट कलेक्शन बढ़ने वाली थी। लेकिन हम जानते हैं 2017 में तो वैट बंद हो गया, उसकी जगह आ गया जीएसटी, सिवाय के पेट्रोल डीजल वाली चीज पे वैट लगता है। तो अगर अब स्टेट गवर्नमेंट को कम टैक्स मिल रहा है जीएसटी के अंदर, तो वो स्टेट का लॉस है, और वो सारे लॉस की भरपाई कौन करेगा? यूनियन, जिसको हम कहते हैं जीएसटी का कॉम्पेंसेशन। तो मान लीजिए 2015 में वैट था ₹100, उत्तर प्रदेश ने कमाए। 2016 में हम अज्यूम करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि 14% और एक्स्ट्रा कमाया, तो 114 कमाए। 2017 में अगर वैट चालू रहता तो उत्तर प्रदेश को 130 मिलते, लेकिन वैट तो बंद हो गया, उसकी जगह है जीएसटी, और जीएसटी में मान लो इनको मिले सिर्फ 110। तो एक्सपेक्टेड 130 वैट था, उसकी जगह जीएसटी में आया सिर्फ 1110, यानी ₹20 का लॉस है, ऐसा उत्तर प्रदेश कहेगा, और यूनियन गवर्नमेंट उस स्टेट को उतना लॉस का पैसा दे देगी। तो दैट इज द जीएसटी कॉम्पेंसेशन फॉर्मूला। आप कहेंगे ये तो आजीवन चलेगा, फिर तो नहीं, आजीवन नहीं चलेगा। 2017 से लेके प्लस 5 इयर्स, 5 साल तक चलेगा, मतलब 2017 से क्या 22-23 तक में खत्म हो जाना चाहिए, तब तक उनको मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये सब हमने माना था कि ये जो स्कीम है जीएसटी कॉम्पेंसेशन, ये 2017 से लेके 5 साल तक यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को लॉस की भरपाई करती रहेगी। फिर आया कोरोना, और कोरोना में स्टेट्स ने कहा हमारा तो बहुत लॉस हो गया है, हमको और पैसा चाहिए। तो अभी पूरी सिस्टम को 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया गया है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट 2025 में क्लियर हो जाए, अगले साल क्या होगा ये चीज वापस चर्चा में आएगी, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं स्टेट वापस रोना शुरू करेंगे कि नहीं हमारा तो अभी भी लॉस है, हमको और 2 साल दे दो। तो वापस द हिंदू में कॉलम चालू है, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको और डिटेल में। सो ट्राई टू क्लियर द एग्जाम दिस ईयर और इटसेल्फ, नहीं तो लेफ्ट राइट और बढ़ती है। एनीवेज, अब प्रश्न, ये जो कॉम्पेंसेशन मुआवजा देने की बात है, जो भी 2026 तक ये देते रहेंगे, सो पैसा यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा? तो यूनियन ने कहा देखो, गुटखा, पान मसाला ये सब पे लगता है जीएसटी, उसके ऊपर एक और सेस चढ़ा देते हैं, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, और उसी में से स्टेट को पैसा दे देंगे। तो पान मसाला पे 60%, टोबैको प्रोडक्ट्स, कैफीनेटेड बेवरेजेस, वो क्या रेड बुल वगैरह जो आता है, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी कोला, कोल, लिग्नाइट, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, याच वगैरह वगैरह, ये सब पे यूनियन गवर्नमेंट जीएसटी भी चढ़ाएगी, उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस भी चढ़ाएगी, और वो कॉम्पेंसेशन सेस का पैसा नीचे स्टेट्स को दिया जाएगा। अब ये तो चल ही रहा था, और ओरिजिनल प्लान क्या था कि 2017 से लेके 5 इयर्स तक देना है, तो 2022 तक आप खत्म कर देते। और बीच में आप जानते हैं 2020 में आ गया कोरोना, और कोरोना में ये सब चीज़ों का सेल्स काफ़ी कम हो गया। तो इधर से यूनियन को भी पैसा नहीं आया, और बाकी चीज़ों में से स्टेट को भी पैसा नहीं आया। तो स्टेट वाले बोले हमको और पैसा चाहिए। तो फिर लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोल रहे थे हमको 2-3 लाख करोड़ रुपए दे दो, 1 लाख करोड़ दे दो वगैरह। तो फिर इनको 2 ऑप्शन दिए गए, फिर फाइनल क्या हुआ, हम फाइनल चीज़ समझेंगे, पूरी कहानी नहीं पढ़ने बैठेंगे, वो टूटा हुआ कारतूस है। फाइनल चीज़ क्या है वो हम समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे नॉर्मली क्या हो कि हर साल मान लो उत्तर प्रदेश ने ये सोचा हो कि वैट में हम 130 कमा लेते, लेकिन जीएसटी आया है उसके अंदर हम लोग 120 कमा रहे, तो हमारा लॉस है ₹10 का, और यूनियन गवर्नमेंट कहेगा ठीक है ये हम आपको भरते रहेंगे 5 साल के लिए वैलिड है। अब जो 2020 में कोरोना आया, तब उत्तर प्रदेश ने कोरोना से पहले क्या सोचा होगा कि अच्छा वैट होता तो 190 हम कमा लेते, पर उसकी जगह जीएसटी है तो 178 कमा लेंगे, तो थोड़ा ही लॉस है जो यूनियन बढ़ेगा। पर कोरोना के चलते हुआ लॉकडाउन, लॉकडाउन में सेल्स इतनी कम हो गई कि एसजीएसटी बहुत कम आया, तो फिर असल में लॉस इनका बहुत ज्यादा दिखा है, और हर एक स्टेट की ये डिमांड है।
तो सारे स्टेट ने मिलके ये कहा कि हमें 2.35 लाख करोड़ रुपीज़ आप दीजिए, क्योंकि 2020 में हमें बहुत कम पैसा आया है और वैट होता तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा आता। केंद्र सरकार का ये कहना है, भाई कोरोना में तो किसी को पैसा नहीं आया ना, तो तुम काल्पनिक वो चढ़ा के क्यों बोल रहे हो कि वैट में ज़्यादा पैसा आया था? क्योंकि वैट भी होता तो भी सेल कहाँ होने वाली थी कि आप ज़्यादा कमा लेते। तो हम आपको सिर्फ 97,000 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि कोरोना हमने नहीं भेजा, ये तो भगवान की मर्ज़ी है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो फिर सब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। तो फिर यूनियन ने अटॉर्नी जनरल की राय मांगी, ओपिनियन मांगा कि क्या करना है इसका, ये तो कोर्ट में जा रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि देखो, ये जो हमने जीएसटी कॉम्पेंसेशन का कानून बनाया था केंद्र की पार्लियामेंट में, उसमें हमसे एक गलती हो गई थी। हमें ऐसा लिख देना चाहिए था कि अगर कोई चीज़ एक्ट ऑफ गॉड हो, भगवान की मतलब प्रकोप से आ गया हो, तो उसमें हमको नहीं देना है। लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई एक्सक्यूज़ है कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस, साइक्लोन, सुनामी, एक्ट ऑफ गॉड, तो आपको देना ही पड़ेगा। कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट यही कहेगी कि देना पड़ेगा। तो अब समझो लड़ाई किस बात पे चल रही है। स्टेट्स कह रहे हैं 2.35 लाख करोड़ दो, यूनियन कह रहा है नहीं, 97,000 करोड़ ही हमारी कैपेसिटी है। तो फिर क्या होगा, नेगोशिएट करेंगे, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, चलो 1,10,000 करोड़ पे मान जाओ। ऐसा कुछ इनका सॉल्यूशन है। ये आपस में सब लोगों ने सेटल किया है कि 1,10,000 करोड़ में हम मान जाएँगे। तो अभी समझो यूनियन के पास भी 1,10,000 करोड़ तो है नहीं, तो वो बाज़ार से लोन में लेके आएँगे और फिर स्टेट्स को उन्होंने लोन में वो पैसा दिया है। इसको कहा गया बैक टू बैक लोन्स। तो ऐसी बात है कि भारत सरकार ने मार्केट में कुछ नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू की 1.10 लाख करोड़ की, और वही सारा माल भारत सरकार ने स्टेट्स को दे दिया 1,10,000 करोड़ की, ये लो तुम्हारा कोरोना का लॉस, जीएसटी का कॉम्पेंसेशन मौज करो, और इस पे 5% ब्याज भी चढ़ेगा। अब आप कहे भाई कॉम्पेंसेशन क्या होता है? कि पैसा दे दिया फिर वापस नहीं मांगना, ये तो कैसी चीज है कि ये तो वापस भी मांग रहे हैं कि ये तो लोन है, तुम 5% ब्याज के साथ हमको वापस दे दो। सो हाउ इज दिस अ कॉम्पेंसेशन? वो इस तरह की बात है। देखिए, यूनियन ने ये तर्क दिया है कि स्टेप वन, आरबीआई को बोलेंगे मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू करे, इतनी 1,10,000 करोड़ की, इस पे अराउंड 5.19% ब्याज है, 3 से 5 साल की मैच्योरिटी का ये बॉन्ड है। ये सारा पैसा यूनियन गवर्नमेंट को मिला, और यूनियन ने यही पैसा सेम टू सेम अमाउंट, सेम टू सेम इंटरेस्ट, सेम टू सेम टेन्योर के लिए ट्रेड्स को दे दिया, जिसको हम कहते हैं बैक टू बैक लोन्स। तो इनको दे दिया, आप मौज करो, ये 1.10 लाख करोड़ है, अगले 3 से 5 साल के लिए तुम रखो। अब प्रश्न, यूनियन ने ऐसा क्यों किया? और अगर लोन ही दिलवाना था, तो स्टेट्स ने सीधा ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपना क्यों यूज नहीं कर दिया? क्योंकि आप समझो, स्टेट अगर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, इश्यू करता है, तो ये सब इन्वेस्टर क्या कहते हैं, भाई आपका रिस्क बहुत ज्यादा है स्टेट गवर्नमेंट का, तो हमें तो 10% ब्याज दो, तभी हम तो आपको पैसे देंगे। तो इसलिए यूनियन ने कहा देखो, हम इशू करते हैं तो 5% पे मिलेगा, और आपको भी हम 5% ब्याज पे ये देंगे। तो दिस इज कॉल्ड बैक टू बैक लोन्स एज जीएसटी कॉम्पेंसेशन। बट आवर क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये तो लोन हुआ ना, ये कॉम्पेंसेशन कैसे हुआ? मुआवजा कब होता है कि पैसा दिया वो वापस नहीं मांगना, ये तो ऐसा है कि इसको वापस देना। यू आर राइट। तो असल में होना क्या चाहिए कि चलो ये आपने 3 से 5 साल के लिए दे दिया, कितना, 1,10,000 करोड़, 5% ब्याज के साथ। और जो असल में कॉम्पेंसेशन देना है, वो तो 1,10,000 करोड़ देना ही देना है, जो यूनियन ने स्टेट्स को देना है, स्टेट ने वापस नहीं करना है। लेकिन यूनियन के पास उतना पैसा नहीं, तो अभी टेम्पररी लोन दिलवाया है। यानी स्टेट्स को असल में कितना देना पड़ेगा? यूनियन इज सपोज टू ट्रांसफर 2,20,000 करोड़ रुपीज, उतना को सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गया, फिर वापस इन्वेस्टर मांगेगा, उसको देना पड़ेगा, और स्टेट है हमारा तो बाकी है, तो कुल मिला के तो बड़ी रकम ही जा रही है। एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रश्न इतना पैसा लाएगी कहाँ यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा है कि इसके वास्ते हम लोग
ये जो गुटखा, कार्स, सॉफ्ट ड्रिंक इन सब पे कॉम्पेंसेशन सेस चढ़ाते हैं। जो पहले क्या प्लान था 2017 से लेके 5 साल के लिए होगा, इसको हम बढ़ा के 2026 तक सब मारते रहेंगे ताकि ये जो पूरी खिचड़ी हमने बना दी है, जो रायता फैल चुका है, उसको हम समेट सकें। ये भी समझो इस साल के लिए इतना इसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। अगले साल ये जब वापस से सब रिडेम्पशन चालू होगा, बॉन्ड का मैच्योरिटी आएगा, इसका नया वो जुगाड़ करेंगे और 3 साल एक्सटेंड करते हैं, तब ये और पकेगा, तब हम और इसका रायता समझेंगे। अभी बहुत दिमाग इसमें खर्च नहीं करना है। बेसिक ग्राफिक्स मैंने आपको दिया है कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर से 1,10,000 करोड़ लिए हैं यूनियन ने, और स्टेट को वही पैसा लोन में दिया है। स्टेट ने वो पैसा लोन का प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है, और फिर यूनियन गवर्नमेंट ये कॉम्पेंसेशन से गुटखा, कार वगैरह पे लेती रहेगी, और वहां से कुल मिलाकर जितना स्टेट्स का लॉस है वो सब धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहेगा, बोल के 2026 तक ये गेम चलता रहेगा। यहाँ पर और ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए इसलिए मैंने ब्याज का सब गिना नहीं है, वरना ये और काफी कॉम्प्लिकेटेड। बट एनीवेज दैट इज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन में भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रॉब्लम भी यूनियन ने खुद ही खड़ी की है। हम लोग चौथे पिलर में समझेंगे जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, कि एक साल में आपकी इकोनॉमी कितनी ग्रो करती है। और आजकल ऐसे जैसी इकोनॉमी चलती है, समझो 6-7% ग्रो कर जाए तो बड़ी बात है। इन लोगों ने क्या अज्यूम किया कि 14% वेट में तुम्हारा ग्रोथ आता, उस हिसाब से तुम्हारा लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो भाई जब पूरी इकोनॉमी 6% की स्पीड से चल रही है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सेल बढ़ जाएगा कि वेट कलेक्शन 14% की स्पीड पे चलेगा और उसके हिसाब से जीएसटी का इतना है। तो ये मतलब ये फॉर्मूला पहले ही से ही अनरियलिस्टिक था, बहुत हाई था। इस कारण से इधर फँस गए कोरोना में। बट इन डिफेंस, मान लो यूनियन गवर्नमेंट इतना लॉलीपॉप नहीं देती, तो आप याद करो 15 स्टेट्स की विधानसभा मानती नहीं साइन करने के लिए, तो फिर ये कभी कानून पास नहीं हो पाता, क्योंकि अलग जात का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसके लिए इसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पर यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो भाई वो गलत गया है, इस कारण से अभी ये तकलीफ हुई है। खैर, नाउ नेक्स्ट इज सम बॉडीज। बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है नहीं, एक तो जीएसटी काउंसिल हमने देख लिया। अब जीएसटी काउंसिल का ऐसा है कि मान लो वो 3-3 महीने पे बैठे, और हम तो बैठे मतलब एक एक दिन का मीटिंग होगा, क्योंकि सब मिनिस्टर लोग और भी काम होते हैं उनको। तो हर छोटे मुद्दे पर अलग से कमेटी बनाई जाती है। जैसे पार्लियामेंट भी समझो, रोज तो वो बैठेंगे नहीं पूरा साल, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो अलग अलग विषयों पर अपना स्टडी करती रहती है। सिमिलरली यहाँ पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी कमिटी बनती है जो अलग अलग टॉपिक, रियल एस्टेट एंड नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह पे स्टडी करते हैं। अब ऐसी कौन सी कमिटी का कौन चेयरमैन है, थोड़ी लिस्ट आपके हैंडआउट में दी है, पर वो बहुत इसका लोड नहीं लेना है आईएएस एग्जाम के लिए। बट दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। फिर ये अपना रिपोर्ट देंगे कि मान लो गैम्बलिंग कैसीनो पे लगना चाहिए जीएसटी या कम करना चाहिए, फिर उसके बाद द हिंदू में एनालिसिस आएगा। तो ये सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती रहती है। मिलेट्स मतलब क्या है, ये ज्वार बाजरा वगैरह, तो अब उसका कुछ बिस्किट या ब्रेड बनाया हो, उस पे मान लो 18% जीएसटी चढ़ता हो, तो वहां की जो बिजनेस लॉबी होगी, ब्रिटानिया वगैरह, वो क्या कहेंगे, इसको 5% कर दो, क्योंकि ये तो सब हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब लोग अपनी प्रेयर, पिटीशन, आवेदन पत्र भेजेंगे जीएसटी फिटमेंट कमेटी को। ये फिटमेंट कमेटी मतलब वो समझो वहां पर ये आईआरएस सर्विस, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह आईआरएस क्या होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उसमें 2 जात के होते हैं, एक इनकम टैक्स का काम देखते हैं, दूसरे ये जीएसटी और एक्साइज कस्टम का काम देखते हैं। तो वो सब ऑफिसर्स की कमिटी होती है। वो इस प्रेयर, पिटीशन, आवेदन पत्र को स्टडी करेंगे, फिर अपना ओपिनियन जीएसटी काउंसिल को देंगे। जीएसटी काउंसिल फाइनल डिसीजन लेगी कि करना है कि नहीं करना है, कि ये मिलेट वाले बिस्किट पे 18 रखना है, 5 रखना है, वो अपना डिसाइड करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फिटमेंट कमिटी, अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। इसके बाद अभी हम लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं, कुछ छोटी चीजें तो इसको निपटा देते हैं। तो वी आर डन विद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। फिर प्रॉफिट शेयरिंग क्या है। फिर तो पहले आप जानते थे कि डोमिनो वगैरह पिज्जा कुछ खरीदो वैट लगता था, अब लगता है जीएसटी। और कल के लेक्चर में हमने देखा कि वैट की जगह जीएसटी लगे तो कोचिंग में कैसे स्टूडेंट की फी कम होनी चाहिए।
तो उसी तरह पिज़्ज़ा आपका सस्ता होना चाहिए क्योंकि बिज़नेसमैन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो कास्केडिंग इफ़ेक्ट खत्म हो गया। लेकिन अब देखो पहले भी डोमिनो का पिज़्ज़ा 199 का था, अभी भी 199 का है। तो नीचे तो कुछ लाभ पहुँचा नहीं कस्टमर को। यानी ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वालों ने क्या किया है, प्रॉफिटियरिंग मुनाफ़ाखोरी की है कि उसका पिज़्ज़ा 10-20 रुपए सस्ता हो सकता था उसने लेकिन बेनिफिट कस्टमर को पास नहीं किया है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक अलग पॉट बनाई गई। उसको बोला गया नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। उसका काम ही यही था कि ऐसे जो-जो कंपनियाँ बदमाशी कर रही थी नीचे, कस्टमर को सस्ता माल नहीं कर रही थी आफ्टर जीएसटी उनको वो सज़ा देती थी। अब ये सज़ा देने का काम उन्होंने किया 2-3 साल या जब तक 2022 में ये संस्था को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। अब से ये काम कौन देखता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिमेंबर ये नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ऐसी अलग बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो अब मर्ज हो गई है। अब ये काम कौन देखता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अमूल कैमल मिल्क। अब पास्चराइज्ड मिल्क है, उसपे ज़ीरो जीएसटी ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। तो अगर पास्चराइज्ड मिल्क है तो ज़ीरो जीएसटी ओके। और इस पे ऐसा भी लिखा है कैमल मिल्क इज़ गुड फॉर डायबिटिक पर्सन और डायबिटिक फूड सप्लीमेंट होते हैं वो शुगर फ्री टैबलेट वगैरह उस पे 12% जीएसटी है। तो प्रश्न जब अमूल अपना ये कैमल मिल्क का बोतल बेचे तो क्या जीएसटी है? 0 है या 12 है? क्या होना चाहिए? अब स्वाभाविक है इसका तो जवाब कौन दे सकता है? ये जो आईआरएस ऑफिसर है वही दे सकता है, लेकिन वो देगा नहीं। वो सिर्फ मज़े लेगा कि तुम पहले बेचो, 100-200 करोड़ कमाओ, फिर हम तुमको नोटिस भेजेंगे, फिर तुमने जो भी किया होगा उसका उल्टा हम बोलेंगे और तुमसे रिश्वत माँगेंगे। ये उनकी गेम रहती है। तो कंपनी हमेशा क्या चाहेगी कि हम एडवांस में क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं ताकि वापस से ये लोग परेशान नहीं करें। तो इसके लिए भी एक अलग कोर्ट होना चाहिए। उसको कहते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऐसा है कि अमूल जाके उस जज को पूछे कि सर ये हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप बोल दो क्या जीएसटी लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए, 12 लगना चाहिए ताकि ये आईआरएस वाले बाद में हमको परेशान नहीं करें। ये कोर्ट जो भी बोल दे 12 है तो 12 है, सबको मानना पड़ेगा, ऑफिसर ने भी मानना पड़ेगा, कंपनी ने भी मानना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इससे क्या फायदा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, रिश्वतखोरी और परेशान कोई नहीं करे। इससे फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट हो जाए कि भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इधर धंधा करते हैं, इधर सब व्यापार में सुगमता है। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस स्पेशल अथॉरिटी। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर देखा, प्रॉफिटियरिंग देखा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग देखा। फिर क्या है? जीएसटी नेटवर्क। ये जो असल में जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन चलता है, उसका एक वेबसाइट है, उसपे आप मतलब जो बिजनेसमैन है वो रजिस्टर करते हैं, सब भरते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं। ये वेबसाइट चलाता कौन है? तो उसके लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को और याद करो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो यूपीआई वगैरह का काम देखे। कहते हैं जीएसटीएन नेटवर्क है, ऐसी एक कंपनी है। ये जीएसटीएन नेटवर्क कंपनी है, उसमें शेयर होल्डिंग क्या यूनियन का 50% है और सारे स्टेट का मिला के 50 है। आपके सारे स्टेट का मिला के 50 है तो क्या यूपी बिहार किसका ज्यादा परसेंटेज है? उतना अपने लिए काम करने विल नॉट वेस्ट टाइम। ये जीएसटीएन नेटवर्क कंपनी जो है वो क्या करती है? वेबसाइट चलाती है जहाँ पर सारे सप्लायर से रजिस्टर करते हैं, जीएसटी अपना भरते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, ई वे बिल जनरेट करते हैं वगैरह वगैरह। अब स्वाभाविक है वेबसाइट है तो समझो इसमें सब एचटीएमएल कोड होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, क्या-क्या होगा। तो इनको थोड़ी आएगा वो कैसे राइटिंग करते हैं। तो वो असल में कोड बनाने का काम तो इन्फोसिस और बाकी कंपनियों को दिया है। तो दैट इज़ जीएसटीएन पोर्टल। देन सक्षम क्या है? देखिए कस्टम्स ड्यूटी अभी भी चालू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, उसका अलग पोर्टल है स्वीफ्ट। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसका अलग पोर्टल है एसीईएस और जीएसटी भरने का अलग पोर्टल है जीएसटीएन नेटवर्क। इन सब का आपस में जो डेटा है सब मॉनिटरिंग करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके वास्ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम उसने शुरू किया प्रोजेक्ट सक्षम डिजिटल या आईटी इंटीग्रेशन के लिए। बैंक ब्रांच आप मैं कहूँ गांधीनगर मुझे पैसा भेजो तो कौन सा गांधीनगर? दिल्ली में भी है, उड़ीसा में भी है, गुजरात में भी है। तो बैंक में आप जानते हैं उसका क्या होता है? आईएफएससी कोड। शेयर बॉन्ड में को रिलायंस का शेयर मेरे लिए खरीदो तो कौन सा रिलायंस? मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का? तो हर एक शेयर के क्या आईएसआईएन नंबर होता है। तो उसी तरह जीएसटी के अंदर एचएसएन कोड होते हैं और एसएसी कोड होते हैं।
ऐसे ऐसे कोड होते हैं सर्विसेज के लिए, और जो गुड्स हैं उसके लिए होते हैं एचएसएन नंबर। वो हमें याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कि इससे क्या वो बारकोड स्कैनर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो चीजों को इंटरप्रेट कर सकता है, अच्छा ये वस्तु है तो इस पर इतना जीएसटी है। क्योंकि आप समझ, आपके बिस्किट तो पार्ले जी भी है, ब्रिटानिया भी है, तो जब आप रखोगे आपने शॉपिंग मॉल में लिया या वो जनरल स्टोर में गए, तो कैशियर उसको स्कैन करता है, तुरंत उसके सॉफ्टवेयर में आ जाता है इतना प्राइस है इतना जीएसटी, तो कैसे उसको पता चलता है ये सब चीजों के चलते। ये सब कंप्यूटराइजेशन में मदद करता है। उसके बाद कुछ ही चीजें उसको भी निपटाते हैं, पर उससे पहले एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप एक पीवाईक्यू ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. और फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इनमें से कौन से टैक्स यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सुमित कुमार, दीक्षा, विभू, आंचल, अनु, कुणाल, रजत, अभिषेक, कोमल, कुंदन, जुल्फिकार, ओवाइस, दिव्यांग, एक चंदन, अंकिता, आंचल, पायल, हरदीप सिंह, दुर्गेश, संभवी, चिराग, एस्पायरेंट, बानु, दिव्या, मुनीश, शैलवी, रुपेंद्र, अंकित, सैनी, श्रेया, अलका, पिंकी, ये सब फिर रोहन सिंह, आर्य, अभिषेक, ईशा, उज्जवल, अमन, ओम, तरनजीत, नफीसा, सरगम एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। इसका जवाब मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने पूछा फिर सर्च करना पड़ा। देखिए, जो एक्साइज है उसके भी अंदर लेयर्स होते हैं। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है उसका 41% यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को देगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने बोला। लेकिन उसके ऊपर चलती है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो शेयर नहीं की जाती। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो भी शेयर नहीं की जाती। और हमको पूछा क्या शेयर नहीं किया जाता, तो जवाब है 2 एंड 3 शेयर नहीं किया जाता। इस कारण से जवाब है डी। नॉर्मल बुक्स में इतना दिया नहीं, न्यूज़पेपर में भी इतना नहीं। ये तो इन्होंने पूछा, फिर सर्च करने बैठे, फिर 5 साल पुराना कुछ मिले। अच्छा, तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था, क्योंकि 5 साल पहले द हिंदू में आया था। तो ये मेरा रोमांटिसिज्म है कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था। ऐसे दिल्ली की कोचिंग वालों का एक नैरेटिव चलता है, जिसके मैं खिलाफ हूँ। तो मैं तो कबूल करता हूँ भाई, नहीं पढ़ा था, इतना दिया ही नहीं बुक्स में, कैसे कोई याद करके जाए। इसमें से बोध क्या लेना है कि नहीं पता है तो टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब कुछ भी हो सकता था। और वापस से मेरा तो ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि भाई तुम सीडीएस की परीक्षा ले रहे हो, विच इज फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर, तो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ युद्ध का पूछो ना, ये क्या सब चार्टर्ड अकाउंटेंट का परीक्षा ले रहे हो। एनीवेज, तो ये सारे किताब के भी छोड़ ही देते हैं, ये जीएसटी का टॉपिक स्किप करते हैं, क्योंकि जो भी हमने पीवाईक्यू देखे कोई एक भी ऐसा नहीं कि मजा है, सब में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। यू हैव टू पिक योर पॉइजन, ये कर लो नहीं तो हिस्ट्री कर लो। मेरे हिसाब से हिस्ट्री से भी ज्यादा उल्टी दिशा में जाता है, क्योंकि इसी टीडीएस के आप पिछले 2 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, और भी इससे भी एडवांस लेवल की चीज पूछ रहा है। ये तो फिर भी कम खराब है मतलब। एनीवेज, सो वी आर लुकिंग एट सम नंबर्स। ये एसएससी एंड एचएसएन कोर्स हमने देखे। अब ऐसा है पान नंबर और जीएसटी नंबर। देखिए, हर एक जो टैक्स पेयर है उसने पान नंबर लेना है। आपके 12 लाख से कम कमाता होगा उसको नहीं लेना पड़ेगा, नहीं भाई उसको भी लेना पड़ेगा। समझो उसका टीडीएस वगैरह काटने के लिए पान कार्ड नंबर चाहिए होगा, फिर उसने बाद में फॉर्म भर के बोलना है कि मैं तो 12 लाख से कम कमा तो मेरा इनकम टैक्स नहीं है, बट स्टिल ही विल हैव टू टेक द पान नंबर। फुल फॉर्म याद रखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। अब ये जो पान कार्ड है, तो समझो वो इंसान का भी हो सकता है और वो कंपनी का भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी आप जानते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो कंपनी का भी पान कार्ड नंबर हो सकता है। आधार कार्ड सिर्फ इंसानों का हो सकता है, कंपनी का आधार कार्ड नहीं हो सकता। जीएसटीआईएन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो स्वाभाविक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू नहीं करेगा, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी इशू करेगा। तो वो जीएसटी जिनको भरना है, ऐसे जो बड़े व्यापारी, मान लो नॉर्मल स्टेट में 40 लाख से ज्यादा जिनका टर्नओवर है, दे हैव टू रजिस्टर एंड ऑब्टेन दिस नंबर। अब दोनों फर्क क्या है कि समझो पान कार्ड सुजलॉन कंपनी का हो सकता है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, डबल एडीसी वगैरह वगैरह, ये 10 चीज होगी। फिर यही कंपनी जब जीएसटी नंबर लेगी तो कैसा होगा, यही पान कार्ड नंबर है,
उसके आगे पीछे कुछ और कोड्स ऐड होते हैं। आगे का कोड बताएगा उसका स्टेट कौन-सा है, पीछे का कोड बताएगा कि इसका कोई और सब्सिडियरी कंपनी है कि नहीं वगैरह। वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रखनी, सिवाय कि आप टैक्स इंस्पेक्टर और ऐसी कोई परीक्षा की तैयारी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। हमें याद नहीं रखना, हमें बेसिक आइडिया लेना था कि हाँ, 2000 के नंबर होते हैं। जो पान कार्ड है वो पहले ऐसा दिखता था 1.0। वो ऐसा कि आप पान कार्ड चाहिए तो ₹100 फी भर के उसका फॉर्म भरो। अब सरकार लेके आए पान कार्ड 2.0 कि फ्री में रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन अप्लाई करो। ईमेल पे आपको उसका जो भी पीडीएफ फाइल है फ्री में दे देंगे। तुमको प्रिंटेड कार्ड चाहिए तो फिर ₹50 या कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। और ये जो नया कार्ड है इसमें इधर क्यूआर कोड भी होता है। उसको स्कैन करके सीधा वो उसकी डिटेल दिख जाए वगैरह-वगैरह बेनिफिट है। और भी जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया है वेरी ईज़ी, वो आप खुद से पढ़ लेना, उसका 40 मिनट वीडियो नहीं खींचना। तो मैकेनिज़्म्स देखे कॉम्पेंसेशन और कुछ मैंने हटा दी 1% कैश में भरना था, रिवर्स चार्ज देख लिया, ई-वे बिल, इनवॉइस कॉम्पेंसेशन देख लिया। देन बॉडीज़, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर देख लिया, प्रॉफिट शेयरिंग की बॉडी देख ली, जो अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया काम देखता है, अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग अमूल का दूध हमने देख लिया, जीएसटी पोर्टल देखा, सक्षम पोर्टल वो इतना काम का नहीं है। नंबर्स देख लिए एसएससी, एचएसएन नंबर, पान कार्ड, जीएसटी, आधार का जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया है, वो देख लेना। आखिर में बचता है फायदे नुकसान क्या है जीएसटी के। तो जीएसटी के फायदे क्या है? पहले मान लो टाटा को एक कार बनानी होती, तो कार का डिजाइनर, उसका स्टील, रबर, टायर, हर चीज जो बाहर से लेते, उस पे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये सब लगता था, जिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। तो कास्केडिंग इफेक्ट बढ़ जाता था, टैक्स पे टैक्स चढ़ता था, प्रोडक्ट महंगा हो जाता था, कस्टमर कम खरीदते थे। तो टाटा ये सोचे हर एक चीज मुझे इन हाउस प्रोड्यूस करनी है, कि मेरा ही टाटा स्टील, मेरा ही टाटा ये रबर, मेरे ही इंजीनियर्स होने चाहिए जो मुझे ये सब बना कर दे। तो इससे ऑफ कोर्स बड़े स्केल पे आप ये काम करोगे तो आपकी कंपनी को फायदा है। लेकिन जीएसटी आने से ये सब कंपल्सरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कंपनी हो तो ही आप ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि अब मान लो कोई छोटी भी कंपनी हो, वो ये करे कि हमारे पास टाटा जैसा पूरा बड़ा-सा साम्राज्य नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल के डिजाइनर्स को कंसल्टेंट के रूप में नौकरी पे नहीं रखेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, भाई तुम ये कार डिजाइन करके हमको दे दो। फिर हम एक कंपनी से स्टील का, दूसरे से ये और फिर तीसरे से असेंबल करा लें। ये सब को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग या एंसिलराइजेशन। तो जीएसटी आने से एंसिलराइजेशन को प्रमोशन मिलता है, क्योंकि कंपनी जो भी उसको पता है मैं बाहर से भी काम करा लूँ तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिल जाना है, वो अपने ऊपर मैंने जितना भर दिया टैक्स। तो इस कारण से अननेसेसरी हर एक चीज़ मुझे इन हाउस प्रोड्यूस करनी है, अपनी कंपनी में बनानी है, वो कंपल्सन नहीं रहता। तो आउटसोर्सिंग बढ़ता है और उसके चलते और नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, नए कंपनी क्रिएट होती है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ जीएसटी। दूसरा, जब जीएसटी नहीं था, तो स्टेट्स अपने टैक्स लगाते थे, वैल्यू एडेड टैक्स था। तो महाराष्ट्र से गाड़ी खरीदो, उसपे वो वैट लगाते थे 12.5। ओडिशा में गाड़ी खरीदो, वो लगाते थे वैट 14.5। अब आप समझो अगर आप 1 करोड़ की कोई ये बीएमडब्ल्यू खरीदो, तो महाराष्ट्र से खरीदोगे तो ओडिशा के मुकाबले 2 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी आपको। और आप महाराष्ट्र से ओडिशा ड्राइव करके भी ले जाओ तो भी आपका इतना 2 लाख का तो पेट्रोल डीजल चढ़ेगा नहीं। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पर आर्बिट्राज हो गया। आर्बिट्राज कैसे हो रहा है? क्योंकि 2 मार्केट है, उस दोनों में प्राइस अलग हो जाएँगे क्योंकि टैक्स अलग है। तो आर्बिट्राज के चलते कुछ लोग ये सोचेंगे कि महाराष्ट्र से ही खरीद लेते हैं। भले वो उड़ीसा में रहते हों, फिर भी महाराष्ट्र से वो खरीद लेंगे। तो इससे असल में लॉस किसका हुआ? उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का। उनको वैट मिला नहीं, वो गरीब कल्याण योजना चला नहीं सकते। अब क्या फ़ायदा है? अब जो जीएसटी सिस्टम है, उसमें पूरे भारत में सेम रेट चलता है। ये महँगी वाली गाड़ी है 28% जीएसटी है, स्टेट को आधा मिलेगा, तो महाराष्ट्र में से खरीदो तो भी एसजीएसटी तो 14 है, उड़ीसा से खरीदो तो भी 14 है। तो ये आर्बिट्राज था। 2 मार्केट के अंदर जो प्राइस डिफरेंस था, वो चला गया। तो अब ओडिशा का बिज़नेसमैन सोचे ओडिशा से ही खरीद लेते हैं, महाराष्ट्र क्यों लंबा होना है? तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और तो उससे फ़ायदा क्या है कि वो अपनी गरीब कल्याण योजना चलाए। तो जीएसटी आने से रेट आर्बिट्राज में कमी आई है और उसके चलते रीजनल ग्रोथ ज़्यादा बैलेंस होगा। हर राज्य में ठीक-ठाक विकास हो पाएगा, ऐसी हमारी सोच है। ऑफ कोर्स इसमें भी एक और टैक्स लगता है, रोड टैक्स और ये वो करके, वो तो कुछ तो 2 नंबर होता ही होगा।
वो सब हमें हम जाएँगे नहीं। रेट आर्बिट्राज में कमी आएगी मतलब अपवंचन में कमी आए। अब इतना हिंदी का मुझे कोई मतलब दिखता नहीं है। अपवंचन में कमी है, आप खुद सोचो ना मेंस में आप लिखो अपवंचन में वो प्रोफेसर को समझ नहीं आएगी ये क्या लिख रहा है। तो रेट आर्बिट्राज ही लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से हिंदी में। वो थोड़ा उसको समझ आर्बिट्राज तो सुना था, ये गोल्ड वाला जो रन्या राव का केस हुआ। जीएसटी का एक और फायदा है सेम बेस कंप्यूटेशन। जब जीएसटी नहीं था तो मोबाइल बनाने पर लगता था एक्साइज ड्यूटी, तो 10,000 का मोबाइल बनाए सरकार यूनियन गवर्नमेंट का 9% एक्साइज, तो कितना 900 रुपए टैक्स चढ़ा। फिर इसको जब बेचा जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी 9% वैट लगाओ। तो वैट किस पे? 10,000 पे नहीं, वो काउंट कैसे करेंगे? ये जो स्टेज तक आपका आया वो प्राइस क्या है? 10,900 रुपी। तो 10,900 रुपी के ऊपर 9% वैट और चढ़ाओ। तो मतलब वैट कितना आएगा? 981। तो यानी ग्राहक जो खरीदेगा वो टोटल टैक्स कितना भर रहा है? 900 एक्साइज भर रहा है, 981 वैट भर रहा है, तो 1881 रुपए भर रहा है। तो पहले मतलब बहुत ज्यादा था। जीएसटी में बोझ कम कैसे है? क्योंकि जीएसटी में समझो जो बेस है वो सेम है 10,000। तो जब हम कहते हैं मोबाइल पर 18% जीएसटी, तो इसी 10,000 प्राइस पर 9% सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी 900 रुपए। इसी मोबाइल पर 9% एसजीएसटी मतलब कितना? 10,000 का 9% 900 रुपए। तो टोटल आप टैक्स कितना भर रहे हैं? 900 यूनियन को, 9 स्टेट को, 1800 रुपए आप भर रहे हैं। तो यानी सेम बेस कंप्यूटेशन है। इस कारण से प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते हैं, ये भी जीएसटी का फायदा है। प्रश्न तो फिर जीएसटी का नुकसान क्या है? देखिए जीएसटी का नुकसान जो है उसका एमसीक्यू का सेंस नहीं बनता, वो सब मेंस की बात है। तो मेंस के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जून में। वो भी बहुत ज़्यादा है नहीं, बट दैट विल स्टडी इन द मेंस। आखिर में आपको जीएसटी में कुछ चैलेंजेस है। छोटे व्यापारी कहते हैं हमको ये सब हर महीने पैसा भरने में दिक्कत होती है, ये आपका सर्वर ठीक काम नहीं करता, बहुत सारे स्लैब्स हैं, फिनलैंड नॉर्वे वगैरह में कम स्लैब है, दूसरी दुनिया में जीएसटी के रेट भी कम है वगैरह, मैनी चैलेंजेस आर देयर, वो मीन्स में देखेंगे। सरकार अपनी तरफ से क्या काम कर रही है? व्यापार में सुगमता, मतलब हर चीज का रेट मत करो, गुलाब का फूल दे दो ताकि वो जो क्रिमिनल है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, चेंज ऑफ हार्ट हो जाए। तो पहले क्या होता था कि सपोज एक बिजनेसमैन, उसको जीएसटी की रेड हुई है, नोटिस आया, तो वो जाएगा जो भी फर्स्ट उसका आईआरएस ऑफिसर का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा, उधर वो केस हार जाए फिर ऊपर की स्टेप पे जाएगा, वो दूसरा सीनियर आईआरएस ऑफिसर होगा, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उधर हार जाए फिर वो जाएगा हाई कोर्ट में, फिर हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि सपोज गुजरात में हाई कोर्ट कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। और ये बिजनेसमैन मान लो वो सूरत, राजकोट या कच्छ में है, तो वो किधर हाई कोर्ट के धक्के खाए? तो मतलब ये जो उनका रीजनल या डिविजनल कमिश्नर हो उसके ऊपर भी कुछ एक तीसरे लेवल का बीच में हो जाना चाहिए, जिसको हम कहे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ताकि हाई कोर्ट में बहुत सारा केस बैकलॉग नहीं हो जाए और उसके पहले एक स्टेज पे थोड़ा और निपटान हो जाए। तो ऐसी एक नई कोर्ट बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 2023 में, ताकि ज्यादातर केस इधर ही निपट जाए, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा वो चॉकअप नहीं कर दे सिस्टम को। ऐसा गवर्नमेंट ने एक और नया अथॉरिटी बनाया है, डीक्रिमिनलाइजेशन। पहले जीएसटी में ऐसा था हर छोटी चीज में आपकी अरेस्ट हो जाए, तो फिर अब सरकार ने एक तो जेल एक तो खाली खाली भरी जा रही है, इसकी जगह कि हम तुम पेनल्टी भर दो तुम्हें छोड़ देंगे। तो अगर 2 करोड़ से कम का आपने चोरी किया है तो कोई धरपकड़ नहीं, कोई अरेस्ट नहीं है, तुम जुर्माना भर दो, केस लड़ते रहो। पहले ये था कि ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट किया, एविडेंस टेम्पर किया, ऐसे सब अपराध में भी आपको जेल हो सकते थे। अब असल में समझो कोई व्यापारी ऐसा तो है नहीं कि टैक्स का ऑफिसर है उसको मुक्का मार देगा, और वो टैक्स ऑफिसर क्या करेगा? ऐसा झूठा चार्ज फ्रेम करेगा ताकि आपको जेल में फिट कर सके, और कहेगा तुमको फिट नहीं होना है, ये चार्ज हटाना है तो मुझे इतना रिश्वत दे दो। तो एक प्रकार से ब्राइबरी और करप्शन का सब सिस्टम बना रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अब ऐसे चार्ज लगाए नहीं जा सकते, लगाए तो फिर भी क्या पेनल्टी लगेगी इस पे जो भी 10-20 हजार, तो ये क्या तुमको ब्राइब देने आए तो उधर ही दे देता हूँ तो खत्म। तो इसलिए ये सब डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ, जेल नहीं सिर्फ जुर्माना लगेगा।
बाकी और भी चीज़ें, पर मैंने आपको जो बताया इतना याद रहे तो काफ़ी है, क्योंकि एमसीक्यू तो हमने देखे, ये सब एमसीक्यू डिबेटेबल ही है लास्ट स्टेज तक। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, हम लोग मतलब पहला हैंडआउट अपना खत्म हो गया, बजट का इंट्रोडक्शन और इनकम टैक्स। दूसरा हैंडआउट ये इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी खत्म हो गया। अगली बार मिलेंगे तो ये पिलर 2 बी में जाएँगे, ब्लैक मनी, फाइनेंस, कमीशन वगैरह। उसके बाद 2 सी में सब्सिडी पे कमीशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर 2 डी में डिसइन्वेस्टमेंट, फिजिकल डेफिसिट, एफआरडीएम एक्ट वगैरह, वगैरह। दैट वी विल सी। आगे का कार्यक्रम ऐसा है, मंगलवार को टेस्ट होगी 2A1, मतलब ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बजट इंट्रोडक्शन वाला हैंडआउट। बुधवार को टेस्ट होगी 2A2 वाला, मतलब जीएसटी और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने पिछले 2 दिन से पढ़ा। इसको आप रट के आना तो ये 2 टेस्ट, वरना ये करना जब मैं कंप्लीट रट लूँगा उस दिन टेस्ट देना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप समझो कंसेप्ट बहुत कम है, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड मेमोरी। बुधवार को आपकी जो एफएक्यू उसकी मैं जाओ अपलोड करने की कोशिश करूँ। गुरुवार को नेक्स्ट हैंडआउट अपलोड करता हूँ, टू बी दैट इज़ फाइनेंस, कमीशन एंड ब्लैक मनी। और इधर मैं क्लास एंड करूँ। आप सबको फिर से बधाई, क्योंकि ये अब आईपीएल मैच सीजन आया, लेकिन उसकी जगह आपने चूज़ किया कि वी आर गोइंग टू सिट एंड स्टडी, व्हिच शोज़ कि आपको आने वाली ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वो उन सब के बारे में आप ज़्यादा कमिटेड हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीक। लेट्स क्रैक इट।